ओके गाइस, मैराथन चालू करते हैं। तो मैंने आपको मैराथन बताई थी क्या क्या है। आज जो मैराथन है इसके अंदर अपन कवर करने वाले हैं क्या क्या, नेशनल इनकम पूरा। अब नेशनल इनकम के मेन जो मैं कंटेंट्स कवर करने वाला हूँ वो है प्रैक्टिकल रिलेटेड एस्पेक्ट्स। इसके अलावा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जो है उसके प्रैक्टिकल रिलेटेड एस्पेक्ट्स, मतलब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके आते हैं। सो अभी अपन पूरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं और इसके अलावा छोटे मोटे टॉपिक्स और इसके अंदर क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। तो चालू करते हैं नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम के अंदर मैं सिर्फ प्रैक्टिकल रिलेटेड एस्पेक्ट्स ही कवर करूंगा, ठीक है। जो नॉन प्रैक्टिकल रिलेटेड एस्पेक्ट्स है मैं वो कवर नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ऑलरेडी ये चैप्टर में 5वीं बार कर रहा हूं आप लोग को। तो प्रैक्टिकल रिलेटेड एस्पेक्ट्स कवर करेंगे नेशनल इनकम के, प्रैक्टिकल रिलेटेड एस्पेक्ट्स कवर करेंगे, ठीक है। चालू करें। अब देखो चालू करते हैं नेशनल इनकम का प्रैक्टिकल रिलेटेड एस्पेक्ट। देखो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो अपन समझ रहे हैं किसके बारे में, एनएफआईए के बारे में। किसके बारे में, ठीक है, एनएफआईए के बारे में। तो सबसे पहले अपन समझेंगे फर्स्ट कॉन्सेप्ट अपना एनएफआईए। एनएफआईए का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब ये है, सुनो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब ये है कि जब हम एनएफआईए के बारे में बात करते हैं तो हमें दो चीजें देखनी पड़ती है। एक होता है डोमेस्टिक टेरिटरी, एक हमें देखना पड़ता है डोमेस्टिक टेरिटरी, और दूसरा होता है अपना नेशनल। ये एक तरीके से डोमेस्टिक टेरिटरी को समझना पड़ता है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है कि इंडिया की वो बाउंड्रीज जहां पे इंडिया कमाता है, जहां पे हम लोग कमाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या कहते हैं उसे? डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब जहां से हम लोग कमाते हैं उसे कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब जहां से हमने कमाया। तो हम लोग ने कहां से कमाया? ठीक है, पॉलिटिकल बाउंड्री से, ठीक है, एयर स्पेस से। इसके अलावा क्या क्या आता है? इसके अलावा जो हमारे शिप्स और एयरक्राफ्ट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, जो रेसिडेंट एक जगह से दूसरी जगह हमारे शिप्स और एयरक्राफ्ट लेके जाते हैं, ठीक है, वो हमारी किसके अंदर आती है? डोमेस्टिक इनकम के अंदर आती है। और इसके अलावा आता है जो एम्बेसीज, इंडिया के एम्बेसीज है, मिलिट्री बेसिस दूसरी कंट्रीज के अंदर है, वहां की इनकम इंडिया के अंदर इंक्लूड होती है। और इंडिया के अंदर जो एम्बेसीज है वो लोग अपनी इनकम इंडिया के बाहर ले जाते हैं। तो दिस बिकम्स योर डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक टेरिटरी से जो कमाई आती है उसको कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्या कहते हैं उसे? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी जो बाउंड्रीज है वहां से जो हमने कमाया उसे क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्या कहते हैं उसे? डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। अब होता क्या है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में जमीन आसमान का फर्क होता है। नेशनल इनकम की जब मैं बात करता हूं, किसके बारे में बात करता हूं बेटे? नेशनल इनकम के बारे में मैं यहां से बात कर रहा हूं लोगों से। तो नेशनल इनकम के बारे में जब मैं बात करता हूं तो क्या होता है? नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में फर्क किस चीज का होता है? जो फर्क होता है इन दोनों के बीच में, उस फर्क को अपन कहते हैं एनएफआईए। क्या कहते हैं उसे? एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। होता यह है कि हमने कमाया कहां से? डोमेस्टिक टेरिटरी से। कहां से कमाया? डोमेस्टिक टेरिटरी से। उसका तो नाम दे दिया मैंने डोमेस्टिक इनकम। क्या नाम दे दिया? डोमेस्टिक इनकम। वो जो डोमेस्टिक इनकम है उसको कमाने वाले जो लोग थे वो कई लोग ऐसे थे जो इंडिया के रेसिडेंट नहीं थे, कई लोग ऐसे थे जो इंडिया में रहते नहीं हैं, और वो पैसा कहां ले जाते हैं? इंडिया के बाहर ले जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इंडिया के रेसिडेंट नहीं है, इंडिया मतलब इंडिया के अंदर रहते नहीं हैं, बस कुछ टाइम के लिए इंडिया के अंदर आए हुए थे और वो पैसा कमा के इंडिया के बाहर ले जाते हैं, ठीक है। या फिर ठीक है, उनकी कोई बड़ी कंपनी इंडिया के बाहर होती है, वो पैसा कमा के इंडिया के बाहर ले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? डोमेस्टिक इनकम का वो हिस्सा जो इंडिया के बाहर चले जाता है, मतलब कहां चले जाता है? अब्रॉड चले जाता है। क्या चले जाता है? अब्रॉड चले जाता है। सो होता क्या है कि फैक्टर इनकम क्या क्या होती है? फैक्टर इनकम होती है 4। क्या होती है? फैक्टर इनकम होती है 4, ठीक है। लैंड के ऊपर फैक्टर इनकम होती है रेंट, लेबर को मिलती है वेजेस, कैपिटल में मिलता है इंटरेस्ट, और लास्ट में आता है एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो जब ये चार चीजें रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट,
जब ये चारों चीजें इंडिया के बाहर चली जाती है। कहां चली जाती है? इंडिया के बाहर चली जाती है। कमाया कहां से आपने? कमाया आपने इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी से, बट वो इंडिया में रुका नहीं, वो चला गया इंडिया के बाहर। कहां चला गया? इंडिया के बाहर चला गया। तो वो कमाया इंडिया में आपने, बट वो चला कहां गया? चला गया है इंडिया के बाहर। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, इसको जो कहते हैं, इसको कहते हैं फैक्टर इनकम। और वो फैक्टर इनकम जो इंडिया के बाहर चली गई, इंडिया में नहीं रुकी, इंडिया के बाहर चली गई, उसे कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड या फैक्टर पेमेंट्स टू अब्रॉड। क्या कहते हैं? फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, एक ही बात है। वो उसको कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कि इनकम कहां चली गई? इनकम चली गई अब्रॉड में। कमाया तो हमने फैक्टर से ही, क्योंकि नेशनल इनकम के अंदर से फैक्टर इनकम ही काउंट होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। इनकम मतलब फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम के अलावा अगर आपने किसी और तरीके से पैसा कमाया है तो वो नेशनल इनकम के अंदर कभी भी काउंट नहीं होगा। जैसे स्कॉलरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे को मिला है, बट मैंने उसके लिए इकोनॉमी में कुछ किया नहीं, तो वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। गिफ्ट मिला, मैंने उसके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। मैंने अपनी तरफ से कोई सर्विस प्रोवाइड करी, कुछ भी नहीं करा, वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। नेशनल इनकम में सिर्फ वो और वो चीज काउंट होगी जो क्या है? जो कि फैक्टर मतलब मेहनत करके या इन चारों चीजों के थ्रू कमाई गई है। नाम कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम इन चारों के हेड में ही जानी चाहिए, तो ही वो किसके अंदर काउंट होगी? नेशनल इनकम या फिर फैक्टर इनकम के अंदर। फैक्टर इनकम कमा के अपन कहां ले गए? फैक्टर इनकम कमा के अपन ले गए अब्रॉड। कहां पे ले गए? अब्रॉड ले गए। या फिर दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि बाहर से कमा के हम इंडिया में ले आए। ये भी तो हो सकता है कि भाई एक एसबीआई फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक इंडियन बैंक, एक इंडिया का बैंक है जिसकी ब्रांच फॉरेन में है। एक इंडिया का बैंक जिसकी ब्रांच कहां पे है? फॉरेन कंट्री के अंदर है। इंडिया का वो बैंक जिसकी ब्रांच फॉरेन कंट्री के अंदर है, वो अल्टीमेटली कमा के कहां ले आई पैसा? इंडिया के अंदर ले आई। कमा के पैसा कहां ले आई? इंडिया के अंदर ले आई। मैं जॉब करने के लिए 6 महीने यूएस गया था, पैसा कमा के कहां ले आया? इंडिया में ले आया। समझ रहे हो? तो वो जो इनकम है वो मेरी सैलरी थी, ठीक है, एसबीआई का प्रॉफिट था, वो कमा के इंडिया में ले आए। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम अल्टीमेटली कहां पे लाई जा रही है? इंडिया के अंदर लाई जा रही है। तो फैक्टर इनकम कहां से आ रही है? अब्रॉड से। कहां आ रही है? इंडिया के अंदर। क्या आ रहा है? फैक्टर इनकम आ रहा है। क्या आ रहा है? फैक्टर इनकम आ रहा है। कहां से आ रहा है? अब्रॉड से आ रहा है। कहां आ रहा है? इंडिया में आ रहा है। क्या आ रहा है? फैक्टर इनकम। कहां से आ रहा है? अब्रॉड से। कहां पे आ रहा है? इंडिया के अंदर। तो उसे कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से पैसा कहां आ रहा है? इंडिया में आ रहा है। तो इसे क्या कहते हैं अपन? इसे कहते हैं फीफा। क्या कहते हैं इसे? फीफा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या कहते हैं इसे? फीफा। क्या कहते हैं इसे? फीफा। मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से कमा के कहां आ गया पैसा? इंडिया में। बोलो बेटे क्या? अब्रॉड से कमा के पैसा कहां आ गया? इंडिया के अंदर आ गया। और नीचे वाले को कहते हैं फीटा। क्या कहते हैं? फीटा। फीटा मतलब क्या है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इंडिया का पैसा, ठीक है, बाहर चला गया, इंडिया में लोगों ने कमाया और अपना फैक्टर पेमेंट ले गए, क्योंकि उसका राइट है, गलती नहीं है, उसका राइट है, वो उसने मेहनत करके कमाया। ये चारों चीजें जो उसने कमाई सरकार भी नहीं रोक सकती, वो पैसा इंडिया के बाहर ले जाएगा। तो क्या हुआ? ये चार चीजें, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, वो इंडिया के बाहर लेके जा रहा है। चोरी करके इंडिया के बाहर लेके नहीं जा पाएगा, रोक लेंगे उसे। मेहनत करके लेके जाएगा, वो पैसा बाहर ले जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फीफा मतलब कमाया, फीटा मतलब गया। फीफा मतलब कमाया, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब बाहर से कमाया, टू गया, फ्रॉम कमाया, टू गया। तो फीफा में से अगर फीटा हटाओगे तो उसको कहते हैं एनएफआईए। एनएफआईए का मतलब होता है फीफा माइनस फीटा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फॉरेन से कमाया, ठीक है, फॉरेन से कमा के इंडिया में लाए, इंडिया से कमा के फॉरेन में लेके गए, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? एनएफआईए। सबसे पहला टॉपिक मैंने आज कंप्लीट कर दिया जिसका नाम है एनएफआईए। एनएफआईए का मतलब क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएफआईए का मतलब क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फॉरेन से कमाया, इंडिया में ले आए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया। पहला टॉपिक खत्म। बोलो किसी को डाउट देगा इसमें? बताइए, किसी को डाउट है? नहीं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट टॉपिक होता है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। सेकंड टॉपिक चालू कर रहा हूं। सेकंड टॉपिक क्या है? फाइनल गुड्स और दूसरा क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो अपन चालू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। क्या नाम है टॉपिक का? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। क्वेश्चन अराइज होता है हमारे सामने, फाइनल गुड्स क्या है? देखो याद रखना, फाइनल गुड्स जो फाइनल कंज्यूमर को बेचे जाते हैं। फाइनल गुड्स मतलब वो गुड्स जो फाइनल कंज्यूमर को भेजे जाते हैं। किसको बेचे जाते हैं? फाइनल कंज्यूमर को। सो वो गुड्स जो फाइनल कंज्यूमर को बेचे जाते हैं, जिसका अल्टीमेट रेसिपिएंट कौन होता है? फाइनल कंज्यूमर। कौन होता है अल्टीमेट रेसिपिएंट? फाइनल कंज्यूमर। तो वो गुड्स जो फाइनल कंज्यूमर को बेचे जाते हैं। अब फाइनल कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? फाइनल कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंदर दो लोग आते हैं। कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर, हाउस होल्ड पीपल, और फाइनल कंजम्पशन के लिए अगर कोई इंडस्ट्री सामान खरीदे तो वो भी इसी के अंदर आएगा। मतलब ये कि फाइनल गुड्स जो है, कभी भी याद रखना, फाइनल गुड्स जो है वो आपके सोच से फाइनल गुड्स नहीं बनेंगे, वो यूजर के यूज से फाइनल गुड्स बनेंगे। मतलब उसका अल्टीमेट यूजर कौन है वो डिसाइड करेगा कि गुड फाइनल है कि इंटरमीडिएट है। कौन डिसाइड करता है? यूजर। एंड यूजर डिसाइड करता है कि अगर मैं एंड यूजर हूं तो ये फाइनल गुड है, और अगर मैं एंड यूजर नहीं हूं, इंटरमीडिएट यूजर हूं, तो ये क्या हो जाएंगे? इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएंगे। सो हु विल डिसाइड दैट गुड इज अ इंटरमीडिएट गुड और अ फाइनल गुड? इट इज द यूजर हु डिसाइड्स दैट दिस इज अ इंटरमीडिएट गुड और अ फाइनल गुड। कौन डिसाइड करेगा बेटे? यूजर डिफाइन करेगा, यूजर डिसाइड करेगा। यूजर की वजह से पता लगता है कि इंटरमीडिएट गुड है कि फाइनल गुड है। किसकी वजह से पता लगता है? यूजर की वजह से। अगर फाइनल गुड्स, तो कौन यूजर होता है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड यूजर्स होते हैं, या फिर इंडस्ट्री मतलब फर्म्स, या फिर फर्म यूजर्स होती है। अब जैसे एग्जांपल देके समझा देता हूं। हाउस होल्ड ने, घर वालों ने कुछ भी सामान खरीदा, सब कुछ फाइनल गुड्स होते हैं। घर वालों ने कुछ भी सामान खरीदा, घर के लिए एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, घर का खाना, कुछ भी खरीदा आपने, तो वो घर के लिए क्या बन जाएगा? फाइनल गुड बन जाएगा। इंडस्ट्री ने कुछ खरीदा जिसको वो यूज करने वाली है बिजनेस के अंदर, ठीक है, बेचने नहीं वाली है, और ना ही वो किसी को प्रोडक्ट बनाने के टाइम पे वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो होता है फाइनल गुड। फाइनल गुड मतलब जैसे मैंने मशीन खरीदी, उस मशीन से मैं क्या करने वाला हूं? प्रोडक्शन का काम करने वाला हूं। तो मशीन तो खत्म नहीं हो जाएगी ना। अगर मैं रॉ मटेरियल खरीदता तो वो तो खत्म हो जाएगा, बट वो मशीन तो खत्म नहीं होगी ना कभी भी। भाई मशीन तो खत्म नहीं होगी, तो मशीन खत्म नहीं होगी। जैसे एक फोटोस्टैट वाला है, उसके पास एक फोटोकॉपी की मशीन है, तो मशीन तो उसकी एज इट इज रहेगी, बट उसके अंदर वो जो रिम डालता है, रिम मतलब होता है फोटोकॉपी के पेजेस, और वो जो इंक डालता है वो उसके अंदर खत्म हो जाएगी। तो वो जो इंक और जो पेपर है वो तो है उसके लिए क्या? इंटरमीडिएट गुड। बट वो जो मशीन है, वो मशीन क्या है उसके लिए? फाइनल गुड बन जाएगी। तो इसके लिए मशीन और इसके लिए तो सब कुछ, एवरीथिंग दे बाय इज अ फाइनल गुड। तो यूजर के यूसेज पे डिपेंड करता है कि गुड इंटरमीडिएट है कि फाइनल है। अगर मैं कौन हूं? अगर मैं हाउस होल्ड हूं तो मेरे लिए सब कुछ क्या होगा? एवरी सिंगल गुड इज अ फाइनल गुड फॉर मी बिकॉज आई एम अ हाउस होल्ड, ठीक है। और अगर मैं फर्म हूं तो मेरे यूसेज पे डिपेंड करता है कि वो फाइनल गुड है कि इंटरमीडिएट गुड है। अगर मैंने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, खुद के कमाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए अगर मैंने गुड खरीदा तो मेरे लिए क्या है? तो वो मेरे लिए बन जाएगा क्या? फाइनल गुड। और अगर मैंने यूसेज के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोडक्ट के अंदर खत्म हो जाएगा, वो जाके किसके अंदर खत्म हो जाएगा? वो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं रीसेल करूंगा तो वो बन जाएगा क्या? इंटरमीडिएट गुड। जैसे अगर कोई वो आटा वाटा लेके आता है, इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा। अब जैसे कैफे का एग्जांपल लेते हैं, किसी कैफे का, किसी रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेते हैं। अब कैफे ने या रेस्टोरेंट ने क्या किया? ठीक है, मार्केट से जैसे ब्रेड परचेज किया, मैगी परचेज करी, उसको बना के उसने क्या किया? मार्केट में बेच दिया, तो वो उसके लिए क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा। बट अगर घर वाले ने अगर कुछ मार्केट से परचेज किया तो उसके लिए क्या कहलाएगा? फाइनल गुड। जैसे फॉर एग्जांपल, घर वाले आटा खरीद के लेके आए, घर में रोटी बनाई, खाना खाया, ठीक है, फाइनल गुड। बट एक रेस्टोरेंट ओनर आटा खरीद के लेके आता है मार्केट से और उसकी रोटियां बना के मार्केट में सेल कर देता है, तो उसके लिए क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड। दैट आटा, ठीक है, वो क्या है? वो फ्लोर उसके लिए क्या है? वो उसके लिए है इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि उसने क्या करा? उसे फाइनल प्रोडक्ट बना के किसी को बेच दिया, तो उसके लिए वो क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा। तो इंटरमीडिएट गुड क्या है? जो आपके प्रोडक्शन में कंप्लीटली यूज हो जाए, कंप्लीटली क्या हो जाए?
यूज हो जाए, जो आपके प्रोडक्शन में कंप्लीटली क्या हो जाए, आपके प्रोडक्शन में कंप्लीटली यूज हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप उसे क्या कर दोगे, रीसेल कर दोगे, क्या कर दोगे, रीसेल कर दोगे। तो या तो वो कंप्लीटली यूज हो जाए या फिर आप उसे रीसेल कर दो, तो वो आपके लिए बन जाएगा इंटरमीडिएट गुड। अदरवाइज क्या होता है, वो फाइनल गुड। तो दो गुड्स होते हैं, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। अब क्वेश्चन आता है कि नेशनल इनकम में आप किसे इंक्लूड करते हो। सो आंसर आया कि नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स आते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आते। इंटरमीडिएट गुड्स अगर गलती से आपने नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड कर दी है तो उसे कहेंगे डबल काउंटिंग। क्या हो जाएगी वो, डबल काउंटिंग। एंड इट विल गिव यू रॉन्ग आंसर अबाउट दी नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के अंदर, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, फाइनल गुड्स आते हैं। क्या आते हैं, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स। क्या आते हैं, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स आते हैं। और क्या नहीं आता, ठीक है, उसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आता। क्या नहीं आता उसमें, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आता। समझ गए क्या? हाँ बोलो आपका डाउट। तो फाइनल गुड्स ही आते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आते हैं। अब फाइनल गुड्स जो होते हैं, फाइनल गुड्स जो होते हैं, अगर हाउस होल्ड खरीदता है तो वो कंजम्पशन के अंदर चला जाता है। किसके अंदर चला जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर चला जाता है। किसके अंदर चला जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कि मैंने खर्चा कर दिया कंजम्पशन के अंदर, यूज कर लिया उसे। किसके अंदर यूज कर लिया मैंने उसे, कंजम्पशन के अंदर। और अगर वो फाइनल गुड, बेटे लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, शॉर्ट नोट्स तैयार हो रहे हैं आप लोग के पास। और दूसरा क्या है, फाइनल गुड्स। दूसरा क्या है, फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स का क्या सीन होता है, फाइनल गुड्स कौन खरीदता है, फाइनल गुड्स आपने खरीदा। अब हाउस होल्ड ने जो कंजम्पशन के लिए खरीदा तो वो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर। मगर फाइनल गुड जो किसने खरीदा, जो खरीदा फर्म ने, उसके ऊपर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। क्या लगेगा उसके ऊपर, डेप्रिसिएशन। तो कंजम्पशन भी किसका पार्ट है, नेशनल इनकम का, और डेप्रिसिएशन भी किसका पार्ट बनता है, नेशनल इनकम का। समझ आया? तो यहाँ पे नेशनल इनकम के अंदर से फाइनल गुड्स आते हैं। फाइनल गुड्स वो गुड जो हाउस होल्ड खरीदता है और खत्म हो जाता है, तो उसके ऊपर तो क्या होता है, वो तो कंजम्पशन के खर्चे में चला गया। और अगर फर्म ने खरीदा और मशीन खरीदी, एसेट खरीदी, इन्वेस्टमेंट करा फर्म ने, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या लगता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगता है डेप्रिसिएशन। क्या लगता है बेटे, डेप्रिसिएशन लगता है। समझ आया? बोलो भाई, समझ आ गया? चलो आगे देखेंगे। तीसरा पॉइंट जो अपन कवर अप करने वाले हैं वो आता है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। क्या आता है, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या है, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम का मतलब ये होता है, समझना बात को। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या होता है, फैक्टर इनकम मतलब चार चीजों से कमाई हुई इनकम को कहते हैं फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम ही किसके अंदर आता है, आपके नेशनल इनकम के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, आपके नेशनल इनकम के अंदर। ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम के अंदर नहीं आता, क्योंकि ट्रांसफर इनकम आपने एक तरीके से कह सकते हो अर्न, मतलब कमाया नहीं है, ठीक है। नॉन फैक्टर इनकम को कहते हैं ट्रांसफर इनकम, और दिस इज योर अर्न इनकम, ये आपने कमाया है अपनी मेहनत से। एंड दिस इज अनअर्न्ड, मतलब कमाया नहीं फिर भी रिसीव्ड हो गया, मतलब जैसे गिफ्ट, स्कॉलरशिप्स, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसफर इनकम। तो फैक्टर इनकम विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। चलिए इंक्लूड क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर इसको इंक्लूड कर दिया ना नेशनल इनकम में तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी। आपके फादर ने पैसा कमाया, उसको मैं नेशनल इनकम में काउंट करूंगा, बट आपको पॉकेट मनी दी तो वो आपकी इनकम नहीं है। सिंस वो आपकी इनकम नहीं है क्योंकि आपने प्रोडक्शन एक्टिविटी में या इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन नहीं किया, तो आपका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। सिंस आपका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है तो आपके लिए क्या नहीं है, ये आपकी जो इनकम आई है वो क्या नहीं है आप लोग के लिए, ठीक है। आपकी जो इनकम आई है वो आपके लिए सिर्फ एक ट्रांसफर इनकम है, जो पापा ने आपको पैसे दे दिए पॉकेट मनी खर्च करने के लिए। आपके पैसे को भी अगर मैं काउंट कर लूंगा ना नेशनल इनकम के अंदर तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। आप ही के फादर की इनकम को मैंने दो बार काउंट कर लिया, एक बार उनकी इनकम, एक बार जो उन्होंने आपको दिया वो, तो वो आपको जो दिया वो उन्हीं की इनकम का हिस्सा है,
समझ गए? तो वो काउंट नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसफर इनकम इज नॉट पार्ट ऑफ योर नेशनल इनकम, हाउएवर फैक्टर इनकम शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इट शुड बी काउंटेड इन नेशनल इनकम। किसके अंदर काउंट होना चाहिए? ठीक है, नेशनल इनकम के अंदर काउंट होना चाहिए। बोलो समझ आ गया क्या? समझ आया? नेक्स्ट टॉपिक अपन चालू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट। क्या नाम है नेक्स्ट टॉपिक का? डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट। क्या नाम है? डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो जब हम बेटे बात करते हैं डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में, किसके बारे में? डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये दोनों कॉन्सेप्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? दोनों कॉन्सेप्ट फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। किसके ऊपर? फर्म के ऊपर, बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। हाउस होल्ड की चीजों के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। हाउस होल्ड के ऊपर एज सच इन्वेस्टमेंट नहीं आता, एक्सेप्ट घर खरीदना। अगर हाउस होल्ड वाले घर खरीदते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट के अंदर काउंट होता है। अदरवाइज आपने घर में कुछ भी खरीदा वो आपके खर्चे के अंदर काउंट होगा, इन्वेस्टमेंट के अंदर काउंट नहीं होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। क्या बोला मैंने? डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं। तो डेप्रिसिएशन क्या बोलता है? डेप्रिसिएशन बोलता है कि डेप्रिसिएशन जो है मतलब वो किसके ऊपर लगता है? सिर्फ फर्म के ऊपर लगता है। और इन्वेस्टमेंट भी किसके ऊपर होता है? सिर्फ फर्म के ऊपर होता है, एक्सेप्ट हाउस होल्ड। घर खरीदना, हाउस होल्ड वालों ने घर परचेज किया, ठीक है, हाउस एंड हाउस प्रॉपर्टी परचेज बाय हाउस होल्ड, दैट विल बी रिगार्डेड एज इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज उनके जो भी होते हैं वो सब क्या होता है? वो सब उनके लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो डेप्रिसिएशन लगता है किसके ऊपर? फर्म के ऊपर। और इन्वेस्टमेंट जनरली किसके ऊपर आता है? फर्म के लिए आता है। किसके लिए आता है? फर्म के लिए आता है। अब डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जो आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है ना इकोनॉमी के अंदर, उसकी वैल्यू कम हो रही है। जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है उसकी क्या हो रही है? वैल्यू कम हो रही है। तो वैल्यू कम हो रही है और इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। वैल्यू कम हो रही है, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। सो वैल्यू कम हो रही है, इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान होता है कि नेक्स्ट ईयर का जो प्रोडक्शन है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर का जो प्रोडक्शन है आपका क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम के अंदर कि नेक्स्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट मेरा रिड्यूस हो, नेक्स्ट ईयर का मेरा जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो कम कैसे हो जाएगा? मशीन पुरानी होगी। तो मशीन अगर पुरानी होगी तो कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? टेक्नोलॉजी अगर पुरानी हो गई तो उसका कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? सो टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस हो सकता है, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। नॉर्मल अगर मशीन यूज होती है, वेयर एंड टेयर होती है, तो उसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। तो डेप्रिसिएशन जो है वो मशीन की वैल्यू को कम करता है, उसकी एफिशिएंसी कम हो गई है ये शो करता है। तो अगर किसी भी चीज की एफिशिएंसी कम हो जाएगी तो अगले साल वो कम प्रोडक्शन करेगा, उससे कम इकोनॉमी के अंदर क्या होगा? इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेशन कम होगा। इसकी वजह से क्या करा जाता है? उसे रिड्यूस कर दिया जाता है। समझ गए क्या? मगर इन्वेस्टमेंट से क्या होता है? अगेन हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा? इन्वेस्टमेंट करने से मेरी इनकम का जनरेशन होगा, और जो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं वो किसी ना किसी की इनकम बनती है। जो भी इन्वेस्टमेंट होता है इकोनॉमी के अंदर वो किसी ना किसी की इनकम बनती है, इसीलिए उसको नेशनल इनकम में काउंट करा जाता है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल, समझना बात को, मैंने एक मशीन खरीदी। अब मैंने मशीन खरीदी तो मशीन से क्या हुआ? मशीन से ये हुआ। अब मशीन के पीछे का लॉजिक देख लो कि अगर मशीन है तो वो इनकम में क्यों काउंट है? सर आपने मशीन खरीदी तो व्हाई आर काउंटिंग मशीन इन नेशनल इनकम? भाई इन्वेस्टमेंट को नेशनल इनकम में क्यों काउंट करते हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी ना किसी की इनकम बनती है। क्या बनती है? किसी ना किसी की इनकम बनती है। मशीन कैसे बनी होगी? मशीन को बनाने के लिए क्या लगा होगा? मशीन को बनाने के लिए सबसे पहले लगा होगा एक रॉ मटेरियल। क्या लगा होगा? रॉ मटेरियल। मशीन को बनाने के लिए जैसे मशीन के अंदर मोटर लग रही है, ठीक है, मशीन के अंदर आयरन लग रहा है, सब कुछ लग रहा है। वो सब कुछ जो मशीन के अंदर लगा वो सब मशीन का क्या है? मशीन का एक तरीके से है, कंसिडर इट एज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब इंटरमीडिएट गुड। रॉ मटेरियल मतलब इंटरमीडिएट गुड, और इंटरमीडिएट गुड को अपन काउंट नहीं करते, सिर्फ फाइनल गुड को काउंट करते हैं। तो मैंने मशीन खरीदी तो वो बन गया फाइनल गुड। क्या बन गया? फाइनल गुड। अब मशीन बनाने के लिए क्या लगा है? मशीन बनाने के लिए लगा है चार बातें। क्या क्या चार बातें? उस मशीन के अंदर चार बातें इंक्लूडेड है। क्या क्या इंक्लूडेड है? ठीक है, लैंड, मतलब उसने जिस जगह पे काम किया होगा वहां का रेंट लिया होगा उसने मुझसे, ठीक है, लेबर चार्ज,
तो उसने वेजेस भी, ठीक है, इंक्लूड करी होगी मशीन की कॉस्ट में। मशीन की कॉस्ट में वेजेस नहीं आएगी क्या? डेफिनेटली सामने वाला वेजेस भी निकालेगा। अगर उसने पैसा कहीं से उधार लिया तो उसका इंटरेस्ट भी आप ही से निकालेगा और लास्ट में अपना प्रॉफिट भी निकालेगा। सो अल्टीमेटली होता क्या है? अल्टीमेटली होता ये क्या है? एक तरीके से फैक्टर इनकम भी है। तो इन्वेस्टमेंट अगर इकोनॉमी में हो रहा है तो फैक्टर इनकम का ही हिस्सा हो जाता है। कैसे हुआ समझ आया क्या? कैसे हुआ ये चीज समझ आई क्या? सो अगर मैंने कहीं से मशीन का पार्ट्स खरीदा तो मशीन के पार्ट्स खरीदे, मशीन को ज्वाइन किया, मशीन बनाई, बेची, तो मैं चारों चीजें क्या करूंगा? लोगों से रिकवर करूंगा। तो अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली कोई भी एसेट, कोई भी इन्वेस्टमेंट जब इकोनॉमी के अंदर होता है तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होते ही वो क्या करेगा? वो बहुत सारे लोगों की इनकम जनरेट कर देगा। इन्वेस्टमेंट हुआ, बहुत सारे लोगों ने कमाया। आपने एक गाड़ी खरीदी तो एक गाड़ी खरीदते क्या हुआ? इतने सारे लोगों को आपने क्या कर दिया? एम्प्लॉयमेंट दे दिया और आपको पता भी नहीं चला कि जैसे मैंने गाड़ी खरीदी कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला होगा। सर कैसे? गाड़ी के अंदर लगने वाले इक्विपमेंट्स 100 कंपनीज से आए हैं, वो 100 कंपनीज में कितने सारे लेबरों ने काम किया होगा? समझ रहे हो? फिर इस कंपनी में कितने सारे लेबर काम कर रहे थे। आपकी अकेले की गाड़ी खरीदने से इनकम कंपनी की इनकम नहीं हुई, बट कितने सारे लोगों ने खरीदी होगी तो कंपनी में कंपनी के कितने सारे लोगों को इनकम मिली होगी। समझ गए क्या? So this income, this investment is equals to what? This investment is equals to income only. समझ गए क्या? तो इसीलिए इसको नेशनल इनकम में काउंट करा जाता है। और दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है अपना डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से क्या होता है? इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होती है, एसेट की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, रिडक्शन कर देता है प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर। इसलिए इन्वेस्टमेंट को भी नेशनल इनकम में काउंट करा जाता है कि इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि इसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, ताकि और इन्वेस्टमेंट टाइम टू टाइम आप करते रहो। समझ गए? तो इन्वेस्टमेंट और करते रहोगे तो नेशनल इनकम और ज्यादा बढ़ती रहेगी। क्लियर हो गया? अब अपन क्या करते हैं? आज अपन, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। किसके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं? आज अपन कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं अपन ग्रॉस और नेट का। ग्रॉस और नेट का मतलब क्या होता है? ग्रॉस मतलब होता है जो ग्रॉस वैल्यू आई है। ग्रॉस वैल्यू मतलब जिसके अंदर से डेप्रिसिएशन नहीं हटा, मतलब रॉ वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू इज कॉल्ड एज ग्रॉस वैल्यू। मतलब मैंने 1 लाख की मशीन थी तो आज भी मैं उसको 1 लाख ही कंसिडर कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड एज ग्रॉस वैल्यू। क्या कहते हैं इसे? ग्रॉस वैल्यू कहते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू का मतलब क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू का मतलब कि ओरिजिनल वैल्यू भी मैं काउंट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करे। इसको कहते हैं ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू के अंदर क्या करा जाता है? ग्रॉस वैल्यू के अंदर समझना बात को, ग्रॉस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि दिस इज द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द एसेट, या एसेट की ओवरऑल वैल्यू है तो उसको कहते हैं ग्रॉस वैल्यू। और दिस इज नेट वैल्यू। इसमें से आपने क्या कर दिया? डेप्रिसिएशन हटा दिया, ये फाइनल अमाउंट है, ये नेट इन्वेस्टमेंट रह गया, इतना ही रह गया। मतलब आपने सोचा था कि मेरी 1 करोड़ की कमाई, अरे भाई तुम्हारी 1 करोड़ की कमाई नहीं है, तुमने उसकी वजह से प्रोडक्शन जो तुम्हारा है नेक्स्ट ईयर का वो रिड्यूस हो जाएगा, अगले साल की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। सो वो क्या रह जाएगा आपका? वो रह जाएगा आपका व्हाट? वो रह जाएगा आपका नेट वैल्यू। तो नेट वैल्यू ही आएगी। तो अल्टीमेटली जो आपकी नेशनल इनकम बनती है वो नेट वैल्यू ही बनती है कि इसमें से प्रोडक्शन एफिशिएंसी खत्म हो गई इसकी। सो क्या आ जाएगा? नेट। नेट में क्या होता है? ग्रॉस से अगर नेट पे जाते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। क्या माइनस करना पड़ता है? डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। और नेट से अगर ग्रॉस पे जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा मुझे क्या? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा मुझे? प्लस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन प्लस, डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन प्लस। समझ आ गई क्या? तो इधर से क्या होता है? अगर नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, और ग्रॉस से अगर नेट पे आएंगे तो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ से डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस करा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्लस करा। कोई डाउट है तो बोलो। आगे समझ में यहाँ पे क्लैरिटी? ठीक है। तो नेशनल इनकम का ये बहुत बड़ा हिस्सा बनता है क्या क्या? डेप्रिसिएशन। में टुकड़े जोड़ जोड़ के नेशनल इनकम इकट्ठा कर रहा हूं, समझना, ठीक है। अपन हर एक टुकड़े को समझने की कोशिश कर रहे हैं और लास्ट में अपन उसे ज्वाइन करेंगे और वो क्या बन जाएगा? हमारा नेशनल इनकम। तो हमने क्या क्या देख लिया? नेशनल इनकम के अंदर क्या क्या आता है? नेशनल इनकम के अंदर एक हमने देखा ग्रॉस और नेट का कुछ आता है, एक फैक्टर इनकम आती है, ठीक है, डेप्रिसिएशन का हिस्सा आता है, इसके अंदर फाइनल गुड्स आते हैं, कंजम्पशन आता है। ये सब हमारे किसका हिस्सा बनता जा रहा है? नेशनल इनकम का हिस्सा बनता जा रहा है। समझे क्या? बोलो भाई। ओके, नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस, मार्केट प्राइस, indirect taxes, market price and factor cost, and factor cost।
इनडायरेक्ट टैक्सेस, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले आता है अपना इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें देखना है इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। सो कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है, देखो दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तुमने कमाया, सीधे कमाया, जिसने कमाया उसी ने टैक्स दिया, मतलब जो अल्टीमेट इनकम जो इसने अर्न करी है, जिसने पैसा रिसीव करा है, ही इज द वन हु हैज टू पे टैक्सेस। तो वो अपने बर्डन को किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। ऐसा टैक्स जिसका बर्डन आप किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते, आपने कमाया तो आप ही को पैसा देना पड़ेगा सरकार को, इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्सेस, इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्सेस। और दूसरा अपना क्या होता है, दूसरा अपना होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है कि कमाता कोई और है और टैक्स का बर्डन किसी और के ऊपर जाता है, टैक्स का बर्डन किसी और के ऊपर जाता है। तो जहां पे आप टैक्स के बर्डन को शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या कहते हैं उसे, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस इसलिए लगता है क्योंकि जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत छोटा है और हर पर्सन इंडिविजुअली उसके ऊपर टैक्स नहीं दे सकता। तो हम किसी ऐसे सेंटर को पकड़ते हैं जिसके पास बहुत सारे लोग आते हैं और वो उनसे टैक्स कलेक्ट करके सरकार को दे दें। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी एक शॉप है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, और उसके ऊपर मैं जीएसटी लगाता हूं, तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग कोई सस्ता सामान खरीदता है, कोई महंगा सामान खरीदता है, और वो टैक्स का पैसा उन लोग का मैं इकट्ठा करके सरकार को देता हूं। तो बर्डन आपका मुझ पे शिफ्ट हुआ, मैंने गवर्नमेंट को पे किया, इट्स कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। अब आपने, किसी इंसान ने 100 रुपए का सामान खरीदा जिसपे 5 रुपए का टैक्स लग रहा है, तो वो ऐसे नहीं करेगा ना कभी भी कि मैं सरकार को, मैं सामने वाले शॉपकीपर को तो 100 रुपए दे देता हूं और ये मैंने गवर्नमेंट का वहां पे पेटीएम का स्कैम लगा हुआ है, 5 रुपए सरकार के पास गए, हो गया भाई, हमने हमारी तरफ से सरकार को डायरेक्ट टैक्स पे कर दिया। ऐसा तो कर नहीं सकते, कोई पे करेगा, कोई पे नहीं करेगा, और लोग क्यों ही पे करेंगे। सो इसीलिए हमने क्या करा, ऐसे टारगेट इंडिविजुअल्स को पकड़ा जो जिनके पास बहुत सारी भीड़ आती है, और वो भीड़ से इकट्ठा करके क्या करेगा, पैसा इकट्ठा करेगा, अपना पैसा खुद रखेगा, हमारा पैसा लग करके हमें दे देगा और खुद ही बता देगा कि मैंने इतना कमाया, इतना तुम्हारे नाम पे आया, इतना मेरे नाम पे आया। समझ गए क्या? तो क्लियर हुआ? इस तरीके के टैक्सेस को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस का लॉजिक समझ आया क्यों बना? इसलिए बना क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि इतने स्मॉल इंडिविजुअल्स हैं कि वो लोग नहीं दे पाएंगे टैक्सेस, और सरकार के लिए कलेक्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सरकार जाके एक एक इंडिविजुअल को जाके पकड़ नहीं सकती, भाई तूने टैक्स की चोरी करी है, बोले कितने रुपए की, बोले 200 रुपए की चोरी करी, ऐसे तो पकड़ नहीं सकते, ठीक है। बट सरकार उस बंदे को पकड़ लेगी कि देख मैंने तेरे को ड्यूटी दी थी कि देखो टैक्स कलेक्ट करना था, तूने हजारों लोगों से टैक्स कलेक्ट किया, तेरा 2 लाख रुपए का टैक्स बनता है, दूसरे लोगों का कलेक्ट करा हुआ, वो मेरे को चुका, वो तेरा पैसा नहीं है, वो सरकार का पैसा है। समझ गए क्या? तो वहां पे तू चोरी नहीं कर सकता, तो उससे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस कहां पे लगता है, जैसे ही आप मार्केट में एंटर हो जाते हो, मार्केट में एंटर होते ही आपको क्या लेना पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस देना पड़ता है। मार्केट में आप गए, मार्केट से आपने सामान खरीदा, आप मार्केट में जैसे ही सामान गया उसके ऊपर सरकार टैक्स लगा देती है और टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। समझ गए क्या? मगर कभी कभी सरकार क्या करती है, सब्सिडीज भी दे देती है। सब्सिडीज का मतलब क्या होता है, सब्सिडीज का मतलब होता है, अच्छा नई कंपनी हो क्या तुम, अच्छा बहुत गांव के इलाके में तुमने फैक्ट्री चालू करी है, चलो एक काम करते हैं, तुम्हें थोड़ा एडवांटेज दे देते हैं, तुम हमें एक काम करना, तुम हमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता है ना, वो सब लोग का आता है 10 रुपए यूनिट, तुम्हें 4 रुपए पर यूनिट पे दे देता हूँ, तुम अच्छे से प्रोडक्शन करो। सो सरकार क्या करती है, लोगों की हेल्प करने के लिए या प्रमोशन ऑफ बिजनेस के लिए कभी कभी सब्सिडीज दे देती है। वो सब्सिडीज का पैसा कहां से एडजस्ट किया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से एडजस्ट किया जाता है। कहां से एडजस्ट किया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से। तो हम लोग तो पूरी इकोनॉमी को एक साथ कंसिडर कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट को तो हम कंसिडर कर नहीं रहे, वी आर कंसिडरिंग द होल इकोनॉमी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, यस और नो। तो पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर सारे के सारे गुड्स आ गए जिसके ऊपर लगा इनडायरेक्ट टैक्सेस और कुछ को मिला सब्सिडी, सबको जोड़ दो भाई, कुछ पे तो लगा इनडायरेक्ट टैक्स, कुछ को मिला सब्सिडी। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज के कॉम्बिनेशन को कहते हैं प्यार से NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या हुआ, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब हुआ कि हमने कुछ को तो क्या किया, कुछ को तो हमने दिया बेनिफिट, कुछ को तो हमने लगाया, कुछ के तो ऊपर हमने लगाया क्या, टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और कुछ को हमने दिया बेनिफिट, तो दोनों को एडजस्ट करके क्या बन जाएगा हमारे हाथ में, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सरकार बोलती है इतना नेट पैसा मेरे पास बचा है, इतना नेट पैसा मेरे पास बचा है, हमने तुमसे टैक्स लिया, हमने तुम्हें बेनिफिट दिया, इतना नेट अमाउंट हमारे पास बचा है, जिसको क्या कहते हैं अपन, जिसको कहते हैं प्यार से अपन NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब होता क्या है,
जब कोई प्रोडक्ट बनता है, जब कोई बनता है प्रोडक्ट, तो वो होता है अपने फैक्ट्री के अंदर। कहां होता है? फैक्ट्री के अंदर होता है। तो फैक्ट्री के अंदर उसके ऊपर क्या क्या लग जाता है? फैक्ट्री के अंदर लग जाता है जब कोई शॉपकीपर उसे बेचता है, जब कोई पर्सन, जैसे मैं हूं, मैं आज एक प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं, तो मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और मैं प्रोडक्ट बना के बेचना चाहता हूं। तो अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना के बेचना चाहता हूं, समझ में बेटे बात को, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूं और प्रोडक्ट बना के बेचना चाहता हूं, तो मैं अपने बारे में सोचूंगा कि सरकार के बारे में सोचूंगा? पहले मैं अपने बारे में सोचूंगा। मैं सोचूंगा कि इसके ऊपर कितना मुझे रेंट का एडजस्टमेंट करना है, कितना मुझे इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि रेंट और भाई वेजेस तो पर यूनिट लग सकती है। कि मैंने मेरे एम्प्लॉय को बोला कि भाई तू जितने प्रोडक्ट बनाएगा, हर प्रोडक्ट का तेरे को 100 रुपए दूंगा, तो वो तो पर यूनिट हो सकता है, बट यार रेंट पर यूनिट थोड़ी हो सकता है कि नहीं आप 10 यूनिट बनाओगे तो इतना रेंट लगेगा, 10,000 बनाओगे तो इतना रेंट लगेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो ओवरऑल यूनिट से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने टोटल जितना भी यूनिट बनाया उसमें रेंट देख लिया, इंटरेस्ट देख लिया, लेबर के चार्जेस देख लिया और उसके बाद खुद का प्रॉफिट भी जोड़ लिया। तो ये तो हुआ मेरी तरफ से कि आप मेरे को इतना पैसा दे दो। तो इसको तो कहते हैं अपन क्या? फैक्टर कॉस्ट। क्या कहते हैं इसे? फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट बनता है, प्रोड्यूसर जो होता है वो उसके ऊपर कलेक्ट कर लेता है अपना चार्जेस, उसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्या कहते हैं? उसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। फिर वो प्रोडक्ट जो होता है वो फैक्ट्री से बाहर निकलता है, और फैक्ट्री से बाहर जैसे ही आता है वो प्रोडक्ट, तो सरकार आती है, बोलती है हमें भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि तुम हमारी इकोनॉमी यूज कर रहे हो, तुम हमारी कंट्री की इकोनॉमी यूज कर रहे हो, तो तुम ही नहीं कमाओगे, हम भी उस पर थोड़ा कमाएंगे। भाई तुम रोड्स तो तुम हमारी यूज करते हो, हाँ, तुम लोग जो पोल्यूशन फैलाओगे वो इकोनॉमी के अंदर जाएगा, तो उसको हमें सुधारना पड़ेगा। रोड्स तुम हमारी यूज कर रहे हो, ठीक है, पूरे कंट्री में हमारे बनाए हुए पोर्ट्स यूज कर रहे हो, ठीक है, तो सब कुछ तो हमारा बनाया हुआ तुम यूज करते हो, तो तुम्हें इसके ऊपर थोड़ा तो इस प्रोडक्ट को तुमने इस इकोनॉमी से बनाया है तो उसका शेयर तुम्हें हमें देना पड़ेगा। समझ गए? तो सरकार क्या करती है, जैसे ही वो फैक्ट्री के बाहर आता है माल, तो जैसे ही वो माल मार्केट में आता है तो उस पर सरकार अपना टैक्स लगा देती है। क्या लगा देती है? टैक्स लगा देती है। तो फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर जैसे ही सरकार ने अपना एनआईटी लगाया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाया, एनआईटी लगाया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाया, तो वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते ही वो बन जाता है मार्केट प्राइस। क्या बन जाता है? मार्केट प्राइस बन जाता है। अब कोई प्रोडक्ट आप हमेशा जो मार्केट से खरीदते हो वो मार्केट प्राइस पे ही खरीदते हो। किस पे खरीदते हो? मार्केट प्राइस पे खरीदते हो। कोई भी प्रोडक्ट आप फैक्टर कॉस्ट पे तो नहीं खरीद सकते। कई जगह होती है जहां पे टैक्स नहीं लगता, जैसे आप लोग को पता है, जैसे जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए स्पेशल शॉप्स बनाई जाती है, तो वहां से वो लोग क्या करते हैं? टैक्स फ्री सामान खरीद लेते हैं। सरकार बोलती है तुम देश की रक्षा करते हो, तुमसे मैं टैक्स नहीं लूंगा, मुझे नहीं चाहिए तुम लोगों से कमाई। तो सरकार क्या करती है वहां पे ना, आर्मी ऑफिसर्स के लिए वहां पे लोग अलग अलग क्या करते हैं? शॉप्स ओपन करते हैं आर्मी एरियाज के अंदर ही, और वहां से वो लोग सामान खरीदते हैं जिसपे टैक्स नहीं लगता, जिसपे क्या नहीं लगता? टैक्स नहीं लगता। तो वहां से बस उन लोगों से, उनको वो जो लोग होते हैं ना, वो फैक्टर कॉस्ट पे खरीदते हैं सीधे सामान। अदरवाइज देखा जाए तो फैक्टर कॉस्ट पे कभी भी सामान नहीं होता। अदरवाइज देखा जाए तो हमेशा सामान जो अपन लोग खरीदते हैं वो किस पे होता है? हमेशा वो सामान होता है, ठीक है, मार्केट प्राइस पे। किस पे होता है? मार्केट प्राइस पे होता है। किस पे होता है? मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस का मतलब क्या हुआ कि फैक्ट्री की जो कॉस्ट आई उसके अंदर अपन ने क्या जोड़ दिया? टैक्सेस जोड़ दिए, तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है मार्केट प्राइस। क्या बन जाता है? वो मार्केट प्राइस बन जाता है। सिचुएशन समझ आएगी? बोलो भैया जल्दी। तो मार्केट प्राइस समझ आ गया आपको? मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है? तो मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि जो फैक्ट्री की जो कॉस्ट लगी है उसमें अगर आपने क्या किया, उसके अंदर अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया आपने? उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दिया, तो बन जाएगा मार्केट प्राइस। सरकार कभी कभी आपको सब्सिडी भी दे देती है। बोले तो फैक्ट्री से सामान कहाँ लेके जा रहे हैं? बोले तो फैक्ट्री से सामान लेके जा रहे हैं मार्केट के अंदर। बोले यार मार्केट में लोग खरीद नहीं पाएंगे, बहुत महंगा सामान है ये, मार्केट में लोग इसे खरीद ही नहीं पाएंगे, बहुत महंगा सामान है। जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल है अपना, मान लो गैस सिलेंडर। तो गैस सिलेंडर क्या हुआ? गैस सिलेंडर मार्केट के अंदर एंटर हुआ, ठीक है, बोले एचपी जा रहा है, एचपी बेचने जा रहा है। बोले घर वालों के लिए सिलेंडर बनवाया हमने। बोले कितने का बेचोगे घर वालों को? बोले 950 का बेचेंगे। बोले नहीं यार, घर वालों को इतना महंगा मत बेचो, तुम घर वालों को सस्ता बेचो। बोले सर फिर? बोले मैं तेरे को पैसा दे देता हूँ। तो सरकार क्या करती है? इस पे सब्सिडी दे देती है। क्या दे देती है सरकार? इस पे सब्सिडी दे देती है। एंड दैट सब्सिडी वो क्या करता है? वो फैक्टर कॉस्ट को कम कर देता है। तो मार्केट में आते आते वो प्रोडक्ट क्या हो जाता है? सस्ता पड़ जाता है लोगों को। समझ गए क्या? उसे कहते हैं सब्सिडी। तो अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली टैक्स भी लगाया, सब्सिडी भी लगाया, सारे प्रोडक्ट्स को अपन ने क्या किया बेटे? एक साथ कर लिया। क्या कर लिया? सारे प्रोडक्ट्स को अपन ने एक साथ कर लिया। तो जैसे ही सारे प्रोडक्ट्स को अपन ने एक साथ कर दिया तो सब्सिडी और टैक्स भी जुड़ गया, एक साथ जुड़ गया। यस और नो? क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल प्रोडक्ट की तो बात नहीं कर रहे, हम लोग ओवरऑल टैक्स की बात कर रहे हैं। तो क्या आ गया इसके अंदर? फैक्ट्री कॉस्ट में एनआईटी जोड़ते ही मार्केट प्राइस आ गया। समझ गए क्या? फैक्ट्री कॉस्ट में फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी जोड़ते ही मार्केट प्राइस आ गया।
छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके फिर नेशनल इनकम कंप्लीट होगा। सो अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से कहां जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, सो क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए फैक्टर कॉस्ट से फैक्ट्री से सामान बाहर जा रहा है, ऐसे इमेजिन करो फैक्ट्री से सामान बाहर जा रहा है, तो फैक्ट्री से जा रहा है तो मार्केट में जाके टैक्स लगेगा उसके ऊपर, तो प्लस कर देंगे एनआईटी। और अगर मार्केट से अगर फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है तो माइनस कर दो एनआईटी, टैक्स हटा दो इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक रिड्यूस करेंगे। बोलो भैया कोई डाउट है क्या किसी को? आ गया अच्छे से समझ में? किसी को कोई डाउट नहीं है? सब्सिडीज और रिबेट अलग अलग है। वैसे तो देखो दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, पर डिपेंड करता है किस चीज पे बनता है। टैक्स को पता नहीं है। डन? कोई डाउट है तो बोलो इसके अंदर। कुछ भी मिलता है कुछ भी नहीं मिलता है। ओके, तो अपन बात कर रहे थे इंडायरेक्ट टैक्सेस, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो इंडायरेक्ट टैक्सेस मैंने समझा दिया, मार्केट प्राइस मैंने समझा दिया और फैक्टर कॉस्ट मैंने समझा दिया। ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब अपन फाइनली उस स्टेज पे आ गए हैं जब अपन क्या करने वाले हैं, नेशनल इनकम को, ठीक है, कंसाइज करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नेशनल इनकम प्रॉपर्ली। हर चीज को रिलेट करके हर चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। देखो नेशनल इनकम के जो एग्रीगेट्स होते हैं, क्या होते हैं जो एग्रीगेट्स होते हैं किसके, नेशनल इनकम के जो एग्रीगेट्स होते हैं। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? नेशनल इनकम का बेसिक मतलब होता है, देखना जरा, नेशनल इनकम का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, NNP at FC। दिस इज योर नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसे क्या कहते हैं, NNP at FC। और ये क्या होता है, अपना नेशनल इनकम होता है। क्या होता है ये अपना नेशनल इनकम। सो व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है नेशनल इनकम का? नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और जो सबसे बेसिक जो एग्रीगेट होता है, बेसिक एग्रीगेट होता है, सबसे बेसिक एग्रीगेट होता है। सर व्हाई यू आर कॉलिंग इट एग्रीगेट? बिकॉज़ एग्रीगेट मींस कॉम्बिनेशन, कलेक्टेड डेटा। सो सबसे बेसिक एग्रीगेट मतलब पूरे इंडिया की इनकम की बात कर रहा हूं। तो सबसे बेसिक जो एग्रीगेट होता है उसको अपन कहते हैं GDP at MP। GDP at MP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। GDP at MP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को कहते हैं GDP at MP। क्या कहते हैं इसे? GDP at MP कहते हैं। किसे कहते हैं GDP at MP? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को कहते हैं GDP at MP। अब GDP at MP जो बेटा मैंने आपको बताया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो मैंने अभी आपको बताया, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है सबसे बेसिक एग्रीगेट है। क्या है ये? सबसे बेसिक एग्रीगेट है। मतलब जैसे ही आपने टोटल इनकम को जोड़ दिया पूरे इंडिया की, तो क्या बन जाता है? GDP बन जाता है। क्या बन जाता है? GDP at MP बन जाता है। अब GDP at MP से अपने को एग्जैक्ट नेशनल इनकम निकालनी है। तो एग्जैक्ट नेशनल इनकम निकालने को क्या कहते हैं? अपन कहते हैं NNP at MP FC। NNP at FC। तो अपने को सीखना है GDP से NNP जाने का रास्ता, GDP at MP से NNP at FC तक जाने का रास्ता। और ये जैसे ही अपन ने सीख लिया तो अपन एग्रीगेट्स वाला चैप्टर कंप्लीट करके और फाइनली पहुंच जाएंगे फॉर्मूलेस पे। जिस फॉर्मूलेस पे अपन क्या करने वाले हैं? नेशनल इनकम निकालने वाले हैं। 3 फॉर्मूलेस हैं और 3 फॉर्मूलेस जो हैं उसमें से 2 फॉर्मूलेस आपको GDP निकाल के देते हैं। क्या निकाल के देते हैं? GDP at MP निकाल के देते हैं। आगे का रास्ता आपको खुद को तय करना पड़ता है। 3 स्टेप का एडजस्टमेंट होता है और आप कहां तक जा सकते हो? NNP at FC तक जा सकते हो। कहां तक जा सकते हो? NNP at FC तक जा सकते हो। तो कैसे जाया जाता है NNP at FC तक? GDP at MP। GDP at MP आपको दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दे रखा है, जो सबसे बेसिक एग्रीगेट होता है। सबको जोड़ के क्या निकलता है? GDP निकलता है। सबको जोड़ के क्या निकलता है? GDP। अब ग्रॉस, इसमें देखो आपको जाना कहां तक है? आपको जाना है NNP at FC तक। कहां तक जाना है? NNP at FC तक जाना है।
तो इसमें जो चेंजेस देख रहे हो ना वो कितनी चीजों में देख रहे हो वो देखो। मुझे g को चेंज करके n बनाना है, ये हो गया पहला चेंज। मुझे dp को चेंज करके np बनाना है, ये हो गया दूसरा चेंज। और मुझे mp को बदल के fc बनाना है, ये हो गया तीसरा चेंज। तो मुझे कुल मिला के इसमें कितने चेंजेस करने हैं बेटा? मुझे कुल मिला के इसमें 3 चेंजेस करने हैं। कितने चेंजेस करने हैं? 3 चेंजेस करने हैं मुझे कुल मिला के। सो आई नीड टू मेक 3 चेंजेस टू रीच दिस पॉइंट। मुझे इसमें 3 चेंजेस करने हैं इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। मुझे g, फिर dp और फिर mp। मतलब मुझे g को n से रिप्लेस करना है, dp को np से रिप्लेस करना है और mp को fc से रिप्लेस करना है। तब जाके मेरे पास क्या पाएगा? तब जाके उस पॉइंट पे जैसे मैं ये सबको कन्वर्ट कर दूंगा, तो जिस पॉइंट पे मैंने इन सबको कन्वर्ट कर दिया तो मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरा nmp@fc मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? nmp@fc मिल जाएगा। तो चेंज करना चालू करते हैं। पहला टारगेट है g को n बनाना। g मतलब होता है ग्रॉस, g का मतलब होता है ग्रॉस। तो ग्रॉस को आप लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हो? नेट के अंदर। तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था, ग्रॉस को नेट पे ले जाने के लिए क्या करते हैं? लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। क्या लेस कर देते हैं? डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं। तो ग्रॉस को नेट पे ले जाने के लिए डेप्रिसिएशन हटा दो। क्या हटा दो? डेप्रिसिएशन हटा दो। तो इकोनॉमी से जैसे ही आप डेप्रिसिएशन हटाओगे तो ये बन जाएगा आपका NDP@NP। बदल गया एक पॉइंट बदल दिया आपने, एक पॉइंट बदल दिया। कहां से कहां जाना था अपने को? GDP/MP से डेप्रिसिएशन हटा दे, क्या बन जाएगा? NDP/MP बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NDP/MP बन जाएगा। GDP/MP से हटा के NDP/MP तक तो आ गए। अब क्या करना है अपने को? अब बदलना किसको है? DP को, MP को। 2 चीजें बदलनी है। पहला हो गया खत्म, पहला टास्क हो गया खत्म। बदल दिया अपन ने किसको? G को n से। ग्रॉस को नेट बना दिया। ग्रॉस को क्या बना दिया? ग्रॉस को नेट बना दिया। तो ग्रॉस को नेट बनाना सीख गए, पहला टास्क अपना कंप्लीट हो गया। अब डीपी का मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डीपी का मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डीपी मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अपने को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? नेशनल प्रोडक्ट के अंदर। किसके अंदर? नेशनल प्रोडक्ट के अंदर। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? नेशनल प्रोडक्ट के अंदर। सो बेसिकली व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना कन्वर्ट दिस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनटू नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मैं कन्वर्ट करने वाला हूं किसके अंदर? नेशनल प्रोडक्ट के अंदर। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जो आपने विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी कमाया। हर नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? कि बाहर से जो पैसा था वो इंडिया में आ गया, इंडिया का जो पैसा था वो बाहर चला गया। तो यानी कि इन दोनों के बीच का जो एडजस्टमेंट है मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था, जिसको कहते हैं अपन NFIA। तो डोमेस्टिक में अगर आप प्लस कर दो NFIA, ठीक है, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ दो इंडिया के अंदर। डोमेस्टिक की कमाई में NFIA को जोड़ दोगे, मतलब आपने क्या निकाल दिया? NMP@MP निकाल दिया। क्या निकाल दिया? NMP@MP। तो दूसरा रास्ता आपने तय कर दिया, ठीक है, NMP@MP का। दूसरा रास्ता आपने तय कर दिया किसका? NMP@MP का। तो GDP@MP से NMP@FC तक जाने का रास्ता है अपना। GDP@MP से NMP@FC तक जाने का रास्ता है। कहां का रास्ता है? GDP@MP से NMP@FC तक जाने का रास्ता है। ओके, और वहां उस रास्ते तक अपन ने क्या किया? उस रास्ते तक अपन ने 2 बातें तय कर दी है, ठीक है। पहला क्या बात तय करी? पहली अपन ने बात तय करी है डेप्रिसिएशन की, दूसरी अपन ने NFIA की तय करी है, और तीसरा क्या है? तीसरा है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। MP का मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस से हमें कहां जाना है? फैक्टर कॉस्ट में। कहां जाना है? फैक्टर कॉस्ट में। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को हटा देते हैं। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट हम लोग क्यों एडजस्ट करते हैं? क्योंकि हम लोग को लगता है कि जो मार्केट प्राइस है ना बेटे, उसके अंदर सरकार ने टैक्स जोड़ रखा है। वो एक्चुअली जो टैक्स सरकार ने जोड़ रखा है, टैक्स के लिए सरकार ने क्या किया? तो एक तरीके से सरकार की वो बस इनकम है, बट वो पैसा हमारा ही सरकार के पास जाता है, वो पैसा हमारा ही सरकार के पास जाता है। तो हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना होता है। क्या निकालना होता है? फैक्टर कॉस्ट। तो NMP@MP मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करते हैं? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस में टैक्स लगता है, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स नहीं होता, तो टैक्स हटा दो, NIT हटा दो। NIT हटा दे ही क्या आ जाएगा? NMP@FC। क्या आ जाएगा? NMP@FC आ जाएगा। सो बेसिकली हम लोग GDP@MP से NMP@FC तक जाने का जो रास्ता है वो किस तरीके से ट्रैवल करते हैं? 3 स्टेप में ट्रैवल करते हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अगर आप ये स्टेप्स को फॉलो करोगे कभी गलती नहीं होगी, ना आज ना लाइफ टाइम में कभी भी। 3 स्टेप्स को फॉलो करो। सबसे पहले चेक करो जाना कहां से कहां तक है। कहीं से भी कहीं तक जाया जा सकता है। बस ये देखो कि पहला तो पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या बता रखा है और डेस्टिनेशन क्या बता रखा है। फिर दोनों में गैप कितना है वो देख लो।
गैप 1 पॉइंट का है, 2 पॉइंट का है, 3 पॉइंट का, जिस पॉइंट का गैप लगे उसको एडजस्ट कर देना, जिस पॉइंट का गैप लगे उसको एडजस्ट कर देना। जैसे ये तो है कंप्लीट चेंज, ये तो क्या था कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब मैंने क्या करा जीडीपी को सीधे सीधे क्या बना दिया एनएनपी बना दिया। बट अब मैं आपको जो अगला जो करा रहा हूं पॉइंट वो है अलग। जैसे रैंडमली मैं कोई वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूं, जैसे रैंडमली मैंने सेलेक्ट कर दिया GNP एट एमपी मान लो, GNP एट एमपी, और मेरे को वहां से कहां तक जाना है, मुझे जाना है NNP एट FC तक जाना है। एक रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करी, कुछ नहीं सोचा, बस जो मन में आया वो लिख दिया। रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करके क्या करना है, मेरे को वेरीफाई करना है G ग्रॉस, N नेट, कितना चेंज, एक चेंज, कितना चेंज, एक चेंज। NP सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। MP मार्केट प्राइस, FC दूसरा चेंज। तो यानी कि यहाँ पे 2 चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। कितने चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है, 2 चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। तो GNP एट NP से NNP एट FC तक जाने के लिए 2 चेंजेस करने हैं। तो पहला चेंज आएगा G और N क्रॉस और नेट माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, वेरी गुड, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो बन जाएगा NNP एट MP। अब 2 चेंजेस हो चुके हैं, ये हो चुका है, सिर्फ एक चेंज बचा है, MP से FC पे जाना है। मार्केट प्राइस दे रखा है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट में लगता है टैक्स, फैक्ट्री में नहीं लगता टैक्स, तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो बन जाएगा NNP एट FC। बोलिए कोई डाउट है क्या? तो फाइनली हम कहां तक आ गए, NNP एट FC तक आ गए। एनी डाउट, एनीबॉडी? बोलिए किसी को डाउट है क्या? नो सर। डिड यू गेट दिस कॉन्सेप्ट? एक लास्ट एग्जांपल और कर रहा हूं उसका, और उसके बाद अपन सीधे चलते हैं फॉर्मूलेस पे, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन पे। एक लास्ट और करवा रहा हूं मैं आप लोग को, ये लास्ट वाला देखना। अब रैंडमली वैल्यू सेलेक्ट करते हैं NDP एट MP, NDP एट MP, और जाना कहां तक है, NDP एट MP से चलते हैं अपन GNP एट FC तक। कहां से कहां तक जाना है इस बार, NDP एट MP से। बेटा फोन बाद में चलाना, अच्छा लगेगा फोन लेकर रखूंगा मैं आपका, ठीक है? तो NDP एट MP से GNP एट FC तक जाना है। अब चेंजेस क्या क्या होंगे वो देखो। चेंजेस है N से कहां जाना है G, N से कहां जाना है G, एक चेंज। दूसरा है DP मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये क्या है नेशनल प्रोडक्ट, दूसरा चेंज। और MP से कहां जाना है FC तक, MP से कहां जाना है FC तक, ये है तीसरा चेंज। 3 चेंजेस करना है अपने को कुल मिला के। कितने चेंजेस करने हैं बेटे, 3 चेंजेस करने हैं। तो 3 चेंजेस करना है, तो N से G पहला चेंज, नेट और ग्रॉस मतलब डेप्रिसिएशन वापस जोड़ दो। ग्रॉस ज्यादा होता है, नेट कम होता है, तो प्लस डेप्रिसिएशन, तो प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, GDP एट MP बन जाएगा। अब ये DP और ये NP, DP मतलब डोमेस्टिक और NP मतलब नेशनल, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो बाहर की इनकम जो आई वो जोड़ दो, प्लस NFI जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, GNP एट MP बन जाएगा। क्या बन जाएगा, GNP एट MP। अब तीसरा चेंज मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, तीसरा चेंज क्या है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में फर्क क्या है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में फर्क है कि मार्केट से फैक्टर पे जाना है, मार्केट से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। कितना जाना है, मार्केट से फैक्टर कॉस्ट। तो MP से FC जाना है, कहां जाना है, MP से FC जाना है। सो दिस इज मार्केट प्राइस, दिस इज फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट क्या है, अब आप समझना बात को। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है आपको, कहां जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट में क्या होता है, टैक्स लगता है, और फैक्टर में क्या नहीं लगता, फैक्ट्री में टैक्स नहीं लगता। सो माइनस कर देंगे NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे, तो आंसर आ जाएगा अपना GNP एट FC। तो फाइनली अपन आ गए GNP एट FC पे। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? GNP एट FC तक आ गए अपन। तो फाइनल अपन को रास्ता तय करना था, अपने रास्ता तय करा और पहुंच गए फाइनली, ठीक है? तो आपको हमेशा ये देखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग क्या है। जैसे ही आपने जज करना सीख लिया स्टार्टिंग पॉइंट ये और एंडिंग पॉइंट ये, तो आप अपना रास्ता आसानी से ट्रैवल कर सकते हो, कभी कोई गलती नहीं होगी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको अगर ऐसा लगे, ऐसा लगता है कि सीधे एग्जाम में क्वेश्चन देगा और बोल देगा सीधे नेशनल इनकम निकालो, तो आपको लगता है गलत। आपको ऐसा कभी नहीं देगा। आपको एग्जाम में पता है क्या देगा, आपको एग्जाम में देगा कि सीधे सीधे क्वेश्चन देगा, बोलेगा GNP एट FC निकालो, कुछ भी रैंडम वैल्यू बोल देगा निकालने के लिए, फिर वही निकालते रहना है। तो आपको पता होना चाहिए कहां से कहां तक जाना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, अगर आपको लग रहा है तो आपको गलत लग रहा है।
अब चालू करते हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। अगर वो बोलेगा आपको डेटा दे देगा, बोले एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करो और से निकालो, तो एक्सपेंडिचर मेथड से जो निकलता है उसके बाद एडजस्ट करके वहां तक जाना चाहिए निकालने के लिए बोले। ठीक है, जरूरी नहीं है कि नेशनल इनकम निकालने के लिए बोले, कहीं तक भी जाने के लिए बोल सकता है। तो अपन चालू कर रहे हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के कितने तरीके होते हैं? 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालने के तरीके, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है वैल्यू एडेड मेथड। क्या होता है? वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? वैल्यू एडेड मेथड बोलता है कि देखो भाई सुनो, वैल्यू एडेड मेथड बोलता है कि इकोनॉमी में 3 तरीके की एंटिटीज होती है, 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में। कितने सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर? हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर इन द इकोनॉमी? देयर आर 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। उसमें क्या करना है? बहुत सिंपल है। क्या करना है? 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। पहला कौन सा है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। अब तीनों सेक्टर के अपने को क्या करना है? वैल्यू एडिशन को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? वैल्यू एडिशन को जोड़ना है। तो वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है कि मैंने माल इतने में बेचा, इतने में खरीदा, तो मैंने सोसाइटी में, इकोनॉमी में इतनी वैल्यू जोड़ी। मतलब मैंने कोई माल खरीदा 1000 रुपए का, मैंने कोई माल खरीदा कितने का? 1000 रुपए का, और 1000 रुपए का माल खरीद के 2000 में बेच दिया, तो इकोनॉमी में उसकी कितनी वैल्यू जुड़ी? इकोनॉमी में उसकी 100 रुपए, 1000 रुपए की वैल्यू जुड़ी। सो हर सेक्टर का अपने को क्या करना है? तीनों चीजों को कंसिडर करना है। 3 क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो हर इकोनॉमी के अंदर मुझे तीनों सेक्टर को कंसिडर करना है, प्राइमरी को भी, सेकेंडरी को भी, टर्शियरी को भी, प्राइमरी को भी, सेकेंडरी को भी, टर्शियरी को भी। तो अगर आप तीनों सेक्टर को क्या करते हो? कंसिडर करते हो। किसको कंसिडर करते हो? तीनों सेक्टर को कंसिडर करते हो। सो प्राइमरी को भी कंसिडर करेंगे, सेकेंडरी को भी कंसिडर करेंगे, टर्शियरी को भी कंसिडर करेंगे। तो तीनों का जो वैल्यू एडिशन है वो बन जाता है अपना क्या? वो बन जाता है वैल्यू एडेड मेथड का आंसर। तो वैल्यू एडेड मेथड में क्या करना है मुझे? वो सुनो, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर है। 3 सेक्टर्स है इकोनॉमी के अंदर। हाउ मेनी सेक्टर आर देयर इन द इकोनॉमी? देयर आर बेसिकली 3 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। अब ये तीनों सेक्टर से आपने क्या किया? सबसे पहले तो अपने को क्या करना है? सबसे पहले तो अपने को निकालना है इसमें से वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो अपने को लेना है वैल्यू ऑफ आउटपुट लेना है। प्राइमरी सेक्टर का क्या लेना है मेरे को? वैल्यू ऑफ आउटपुट लेना है। फिर मुझे सेकेंडरी सेक्टर का क्या लेना है? वैल्यू ऑफ आउटपुट लेना है। और फिर मुझे टर्शियरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट लेना है। हो सकता है कि आपको तीनों इंडिविजुअली दे रखा हो सकता है आपको कंबाइंड में दे रखा हो, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा हो। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब सेल्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है? सेल्स। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या होता है इसका मतलब? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। एक्सक्यूज मी। और उसमें से आपको क्या करना है? उसमें से आपको माइनस करना है। क्या करना है? उसमें से आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है उसमें से आपको? वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स, और सेल्स में से माइनस करना है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और उसमें से आपको माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या माइनस करना है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है, इसे कहते हैं अपन, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या कहते हैं इसे? ग्रॉस वैल्यू एडेड। सो ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय, जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन या ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर आ गया। मतलब प्राइमरी सेक्टर ने जो माल बेचा प्लस जो स्टॉक बचा उसमें से माइनस कर दो जो माल खरीदा, तो इससे आ गया कि आपने इकोनॉमी में कितना एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड किया, कितनी आपने सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट करी है। पैसा कितना क्रिएट करा इकोनॉमी के अंदर, ओवरऑल अगर शॉर्ट में बोलूं तो कितना पैसा आपने क्रिएट करा। तो जीवीए बाय प्राइमरी सेक्टर, इसी तरीके से सेकेंडरी सेक्टर का कैलकुलेट करेंगे जीवीए बाय सेकेंडरी सेक्टर, और इसी तरीके से अपन टर्शियरी सेक्टर का कैलकुलेट करेंगे जीवीए बाय टर्शियरी सेक्टर। तीनों का जोड़ देंगे जीवीए, तो क्या बन जाएगा? ठीक है, टोटल जीवीए बन जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड बन जाएगा। टोटल क्या बन जाएगा? टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड बन जाएगा, टोटल जीवीए बन जाएगा। तो ये बन गया ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल दी सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। समझ गए क्या? ओवरऑल क्या बन गया? ये ग्रॉस वैल्यू एडेड बन गया। इसको कहते हैं जीवीए एट एमपी। क्या कहते हैं इसे? जीवीए एट एमपी।
जीवीए एट एमपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? जीवीए एट एमपी। वापस रिपीट करता हूं, एक बार फटाफट से देखना, 2 मिनट फोकस हियर। क्या बोला मैंने आपको बेटे? इधर ध्यान दो। क्या बोला मैंने आपको? इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। हर सेक्टर क्या करता है? माल बेचता है, बचाता है और लाता है। तो जो वो माल बेचता है उसे कहते हैं क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट। और जो माल बच गया या जो डिफरेंस आया स्टॉक का उसे क्या कहते हैं? उस दोनों को जोड़ के कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो सिंपल सी चीज है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब जो रॉ मटेरियल खरीदा उसकी कॉस्ट। तो यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या बन जाता है? जीवीए बन जाता है। 3 सेक्टर्स होते हैं तो तीनों में निकाल देंगे तो जीवीए एट प्राइमरी सेक्टर, जीवीए बाय सेकेंडरी सेक्टर, जीवीए बाय टर्शियरी सेक्टर, तीनों को जोड़ दो, क्या बन जाएगा? जीवीए एट एमपी। क्या बन जाएगा? जीवीए एट एमपी। जीवीए एट एमपी जो होता है, जीवीए एट एमपी जो होता है ये होता है किसके बराबर? इसका दूसरा नाम होता है जीडीपी एट एमपी। क्या होता है इसका दूसरा नाम? जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी और कुछ नहीं होता, जीवीए एट एमपी कुछ नहीं होता, जीडीपी एट एमपी होता है। जीवीए एट एमपी और कुछ नहीं होता, जीडीपी एट एमपी होता है। वापस रिपीट करता हूं, क्या बोला मैंने आपको? मैंने आपको सिंपल सी कहानी बताई। क्या कहानी बताई? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सिंपल वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज कॉल्ड एज जीवीए। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तीनों सेक्टर का जोड़ दोगे क्या बन जाएगा? जीवीए एट एमपी। क्या बन जाएगा? जीवीए एट एमपी। तो जीवीए एट एमपी आ गया। जीवीए एट एमपी का दूसरा नाम क्या होता है? जीडीपी एट एमपी। और अब आ गए अपन जीडीपी पे। सिंपल आ गए जीडीपी पे। अब बोलता है जीडीपी से कहां जाओ? जीडीपी से आपको कहां जाना है? जीडीपी से जाने के लिए कहां बोल रहा है? जीडीपी से बोल रहा है क्या? जीडीपी पे तो आ चुके हो, अब जीडीपी से कहां चले जाओ? जीडीपी से चले जाओ नेशनल इनकम की तलाश में। तो जीडीपी एट एमपी से अगर आप एनएनपी एट एफसी तक जाते हो तो दिस इज योर नेशनल इनकम। और जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी तक कैसे जाएंगे? 3 रास्ते बदल के। क्या क्या रास्ता है? जी, डीपी, एमपी, एन, एनपी, एफसी। तो जी मतलब होता है ग्रॉस, डीपी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एमपी मार्केट प्राइस, एन, एनपी, एफसी, तीनों अलग अलग है। तो कितने चेंजेस करने हैं? 1, 2 और 3। 3 चेंजेस करने हैं। कितने चेंजेस करने हैं अपने को? 3 चेंजेस करने हैं। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस कर दो इसमें से डेप्रिसिएशन, तो क्या आ जाएगा? एनडीपी एट एमपी। क्या आ जाएगा? एनडीपी एट एमपी। ये क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या है? नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से बाहर की इनकम को जोड़ दो तो प्लस क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा एनएफआईए। एनएफआईए जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एनएनपी एट एमपी। ये मार्केट प्राइस है, ये फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट से फैक्टर पे जाना है तो क्या करेंगे? टैक्स हटा देंगे, माइनस एनआईटी। एनआईटी हटाएंगे तो क्या आएगा? एनएनपी एट एफसी। दिस इज योर नेशनल इनकम। ठीक है, आ गया नेशनल इनकम आ गया। तो मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि आपको देगा क्या? बेसिक एग्रीगेट। बेसिक एग्रीगेट निकाला और सीधे जाना कहां तक है? एनएनपी एट एफसी। यहाँ पे जरूरी नहीं है, रास्ते में कहीं भी रोक सकता है, कुछ भी बोल सकता है। बोल सकता है एनडीपी एट एफसी निकालो, ये भी बोल सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी बोल सकता है कैलकुलेट करने के लिए, तो आपने को तैयार रहना उसके हिसाब से। समझ गए? आपको क्या ध्यान रखना है? ये और ये 3 फैक्टर में चेंजेस आएंगे और 3 फैक्टर का आपको ध्यान रखते हुए काम करना है। डन? क्लियर हो गया? ये तो हो गया पहला वाला पार्ट खत्म। दूसरा अपन करते हैं क्या? इनकम मेथड। वैल्यू एडेड मेथड खत्म हो गया, अब अपन चलेंगे किस पे? इनकम मेथड पे। किस पे चलेंगे? इनकम मेथड पे। इनकम मेथड में क्या आता है? इनकम मेथड में कुल मिला के 3 बातें आती है। कितनी बातें आती है इनकम मेथड के अंदर? 3 बातें। बोलते हैं इकोनॉमी के अंदर 3 तरीके से कमाई हो सकती है। इकोनॉमी के अंदर 3 तरीके से कमाई हो सकती है। या तो आप नौकरी कर लो, या फिर आप बिजनेस कर लो, ठीक है, या फिर आप मिक्स इनकम कर लो। मतलब एक तो वो लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं, एक तो वो लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी और रेंट इनका काम करते हैं। प्रॉपर्टी पे रेंट कमाना, ब्याज पे इंटरेस्ट कमाना, ब्याज कमाना, इंटरेस्ट कमाना, इसलिए काम करते हैं। और एक लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं। एक जो लोग होते हैं जो छोटे मोटे नौकरी भी कर ली, थोड़ा सा इधर से कमा लिया, उधर से कमा लिया, उसको कहते हैं। वो तीन कैटेगरी के लोग होते हैं। एक जो सिर्फ जॉब करते हैं, दूसरे जो लोग होते हैं वो बिजनेस करते हैं या ब्याज भट्टे का काम करते हैं, रेंटल इनकम जनरेट करते हैं। तीसरे जो लोग होते हैं वो होते हैं जो मिक्स्ड इनकम जनरेट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे 3 पार्ट में इनकम मेथड को डिवाइड कर रखा है। पहला होता है क्या? पहला होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया जाता है एम्प्लॉइज को, नौकरी वालों को। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अपना ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस
और तीसरा होता है अपना मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सो बेसिकली देखा जाए तो तीन तरीके की क्या होती है, तीन तरीके की इनकम हो सकती है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। पहली कौन सी होती है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरी होती है ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरी होती है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की बात करी जाए तो इसके अंदर तीन चीजें आती है। पहली चीज आती है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। क्या आता है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, मतलब मैंने मेरे एम्प्लॉइज को जो कैश में पेमेंट दिया वो इसके अंदर आ जाता है। क्या आ जाता है, ठीक है, मैंने जो मेरे एम्प्लॉइज को कैश में पेमेंट दिया वो इसके अंदर आ जाता है। दूसरा होता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, तो वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड आ गया। काइंड का मतलब क्या हो गया, ठीक है, जो मैंने मेरे एम्प्लॉइज को बेनिफिट्स दिए, जैसे रहने के लिए घर दे दिया, ठीक है, गाड़ी दे दी, तो वो क्या होता है, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। और तीसरा होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। क्या बोला मैंने, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज की चिंता करता है तो उनके लिए उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स की चिंता करता है, उनको रिटायरमेंट का बेनिफिट देगा, ठीक है। इस तरीके की जो चिंता होती है उसे क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस। यानी कि अगर एग्जाम में गलती से दे दे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, काउंट मत कर लेना, एम्प्लॉयर पढ़ना ढंग से, ठीक है, आंखें खोल के देखना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जल्दबाजी में पूछना मत, क्या रही है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन समझ के लो वही लिख के आ गए और 6 नंबर के 6 नंबर गए, पता लगे। तो इस तरीके की बेवकूफी मत दिखाना एग्जाम के अंदर। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, अच्छा दोनों साथ में भी दे सकता है, वेजेस एंड सैलरीज, तो मिक्स में भी दे सकता है, समझ गए। एग्जाम में कुछ भी बना के दे सकता है, ध्यान रखना है, ढंग से पढ़ना है क्वेश्चन को। दूसरा क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस है। दूसरा क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस दो तरीके से होता है, कितने तरीके से होता है, दो तरीके से। पहला होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और दूसरा होता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। सो बेसिकली देखा जाए तो क्या होता है, देखा जाए तो ऑपरेटिंग सरप्लस में दो तरीके की इनकम होती है, या तो मेरे पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, मैं वहां से कमाऊंगा, या मैं सच में बिजनेस करके कमाऊंगा। सो अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी देखी जाए तो इसमें दो होती है, दो चीजें, रेंट एंड रॉयल्टी, और दूसरा होता है इंटरेस्ट। मतलब मेरे पास मैंने क्या किया, ब्याज पे पैसा दे दिया, इंटरेस्ट कमा लिया। मेरे पास प्रॉपर्टी थी तो मैंने उस पर रेंट कमाया, या हो सकता है कि मेरे पास कोई बड़ी जमीन थी, मैंने उसको उसके लिए किसी को माइनिंग का काम दे दिया, तो माइनिंग का काम दे दिया तो रॉयल्टी की इनकम आ गई। कहाँ की इनकम आ गई, रॉयल्टी की इनकम आ गई। तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, समझ गए क्या, रेंट एंड रॉयल्टी आर कंसिडर्ड एज वन, और यहाँ पे दूसरा आ जाता है इंटरेस्ट, दूसरा आ गया अपना क्या, इंटरेस्ट। रेंट रॉयल्टी कंसिडर्ड एज वन, इंटरेस्ट आ गया दूसरी इनकम, समझ गए क्या। और जो एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब मैं बिजनेस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस करके में तीन तरीके से इनकम आती है, ठीक है। एक इनकम जो हम हमारे पास रखते हैं, एक इनकम जो हम दूसरों को बांट देते हैं, एक इनकम जो हम हमारे पास रखते हैं, एक इनकम, ठीक है, जो हम दूसरों को बांट देते हैं, और तीसरा हिस्सा लेके जाएगी सरकार, तीसरा हिस्सा लेके जाएगी सरकार। तो इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में तीन हिस्से होते हैं। सबसे पहला होता है यूडीपी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डीपी, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और सीपीटी, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। तीन हिस्से होते हैं, कौन कौन से, यूडीपी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो किसी को नहीं बांटा गया, डीपी जो बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब डिविडेंड जो मैंने दूसरों को बांट दिया, ठीक है, ओनर ऑफ कैपिटल को बांट दिया, जो पैसा लगा था उसको बांट दिया। और तीसरा होता है सीपीटी, सीपीटी का मतलब होता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, सरकार को हिस्सा दे दिया उसका। तो तीन तरीके से क्या करा जा सकता है, इनकम को बांटा जा सकता है। ये हो गया आपका इनकम मेथड खत्म, ये आपका इनकम मेथड कंप्लीट हो गया। इनकम मेथड के अंदर ये तीन बातें आती है। सर मिक्स्ड इनकम में कुछ नहीं आता भाई, मिक्स्ड इनकम मतलब ये सारी इनकम को जोड़ दो थोड़ा, दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड इनकम। मतलब मेरी दुकान है, ठीक है, साथ में मेरा छोटा सा एक जगह है जिसको मैंने रेंट पे दे रखा है, ठीक है, मैं 2 घंटे के लिए नौकरी करने के लिए जाता हूँ, मिक्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, मिक्स्ड इनकम हो जाएगा। इनकम मेथड क्या बोलते हैं, इनकम मेथड बोलते हैं सीधी सी बात है, तीन चीज होती है, ठीक है। कहां से कमाया, एम्प्लॉइज ने कमाया, ऑपरेटिंग सरप्लस कमाया, धंधा करके कमाया, मिक्स करा, ठीक है। एम्प्लॉइज को तीन तरीके से इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम कैश,
सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड, और क्या बोलता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस। दूसरा क्या बोलता है ऑपरेटिंग सरप्लस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या होता है, या तो मैं रेंट रॉयल्टी कमाऊंगा या फिर मैं इंटरेस्ट कमाऊंगा। दूसरा क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब बिजनेस कर रहा हूं मैं, आई एम बिजनेसमैन, तो मेरे पास कितनी आएगी, मेरे पास 3 तरह की कमाई आएगी, यूडीपी, डीपी और सीपीडी। यूडीपी, डीपी और सीपीडी। यूडीपी का मतलब क्या होता है, यूडीपी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। दूसरा क्या होता है सीपीडी, सीपीडी का मतलब होता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, और डीपी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या आता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब मिक्स इनकम, सबको जोड़ दो। अगर आप जैसे ही क्या करते हैं अपन, जैसे ही अपन बात करते हैं किसके बारे में, इनकम मेथड के बारे में, अगर मैं इनकम मेथड में तीनों चीजों को जोड़ दूंगा, किसको, इन तीनों चीजों को जोड़ दूंगा, किसके अंदर, इनकम मेथड के अंदर। जैसे ही मैंने इन तीनों चीजों को जोड़ दिया तो इस बार जो मेरे पास आंसर आएगा ना वो जीडीपी नहीं होता, सीधे अपन छलांग मार के आ जाते हैं एनडीपी एट एफसी। कहां जाते हैं, एनडीपी एट एफसी। तो सीधे छलांग मार के अपन कहां गए, एनडीपी एट एफसी तक आ गए। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, सीधे अपन छलांग मार के कहां गए, एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे किसका काम नहीं होता, यहाँ पे सबसे पहले तो आपका भाई सीधी सी बात है आपका यहाँ पे, ठीक है, डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं है। डेप्रिसिएशन जैसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो सिंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था तो उसका कोई काम नहीं था, इन्वेस्टमेंट नहीं था तो उसका कोई काम नहीं था। दूसरी चीज अपन बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सरकार वरकार को कोई टैक्सेस की बात नहीं कर रहा अपन, तो अपन इनकम की बात कर रहे हैं तो सरकार के टैक्स की बात नहीं हो रही, तो सीधे एन और एफसी का आ जाता है। अब आपको कहाँ जाना है, अब आपको नेशनल इनकम में जाना है, और नेशनल इनकम होता है एनएनपी एट एफसी। क्या होता है नेशनल इनकम, एनएनपी एट एफसी। तो एनएनपी एट एफसी तक जाने के लिए क्या करेंगे, एनडीपी एट एफसी में क्या कर देंगे, डीपी मतलब डोमेस्टिक, एनपी मतलब नेशनल, डोमेस्टिक और नेशनल प्लस कर देंगे फॉरेन से आई हुई फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम में बेटे फॉरेन से आई हुई फैक्टर इनकम को जोड़ दो, किसको, एनएफआईए को जोड़ दो, किसको, एनएफआईए को जोड़ दो, तो आ जाएगा एनएफआईए, क्या बन जाएगा, एनएनपी एट एफसी। आप देख रहे हो फर्क कितना है, सिर्फ एक में, तो एक में फर्क आएगा, बाकी किसी में फर्क नहीं आएगा। ये हो गया आपका कौन सा मेथड कंप्लीट, ये हो गया आपका, इससे इनकम मेथड कंप्लीट हो गया। कौन सा मेथड कंप्लीट हो गया, इनकम मेथड कंप्लीट हो गया। डाउट है तो बोलो सर। ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स या प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, तो फिर एक तरह से डिडक्ट नहीं हो गया पहले। हाँ हो गया ना तीनों को, ये भी डीपी के जैसा हो गया, ये भी तो बढ़ गया। फिर जब अगर मार्केट प्राइस पे जाना होगा तो ऐड करने का ऑप्शन, डायरेक्ट टैक्स है वो, इनडायरेक्ट टैक्स का एडजस्टमेंट होता है, डायरेक्ट टैक्स का नहीं। कोई डाउट किसी को भी नहीं, किसमें सेविंग आती है, नहीं आता, ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अपना कौन सा मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलता है, सीधी सी बात है, एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है 4 बातें। कितनी बातें, 4 बातें बोलता है एक्सपेंडिचर मेथड। पहला बोलता है, पहला जो खर्चा करेंगे ना, खर्चा कौन करेगा, ठीक है, घर वाले, बिजनेस वाले, सरकार और बाकी पूरी दुनिया, ठीक है। खर्चा करने वाले कौन, खर्चा करने वाले एक तरीके से हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड के नाम पे हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीएफसीई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। रिलेट करवाऊं तो एग्रीगेट डिमांड होता है ना, एग्रीगेट डिमांड यही होता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को एग्रीगेट डिमांड होता है। मैंने जब आपका एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था तो भी मैंने आपको यही बात बताई थी, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं, पीएफसीई कहते हैं, मतलब घर वालों का डिमांड। दूसरा क्या होता है अपना, ठीक है, दूसरा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब आपने कैपिटल फॉर्म करी है, इन्वेस्टमेंट किया है, इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार का खर्चा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब सरकार ने कोई खर्चा किया। क्या, किसने खर्चा किया, सरकार ने खर्चा किया। और लास्ट आता है अपना, ठीक है, लास्ट आता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स
अब बेसिकली देखा जाए तो चार तरीके के खर्चे होते हैं, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और लास्ट आता है आपका नेट एक्सपोर्ट्स। अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज आती है, उसका मतलब क्या होता है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कुल मिला के समझना, जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो हाउस होल्ड होता है, वो तीन चीजों पे खर्चा करते हैं, ठीक है। ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, तीन चीजों पे खर्चा करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल्स का मतलब होता है जैसे टीवी, फ्रिज, एसी। एक्सपेंडिचर करते हैं ऑन सेमी ड्यूरेबल, मतलब कपड़े, ठीक है, शूज। और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर ऑन नॉन ड्यूरेबल्स। नॉन ड्यूरेबल्स के अंदर क्या आता है, एक्सपेंडिचर ऑन नॉन ड्यूरेबल्स में क्या क्या आता है। नॉन ड्यूरेबल्स का मतलब होता है खाना पीना, ठीक है, सर्विसेज, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन नॉन ड्यूरेबल्स। तो तीन चीजें हो गई प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर, एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे 2 मिनट बाद आऊंगा, ठीक है। पहले बात करते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब सरकार ने जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, क्या मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो खर्चा किया, उसे कहते हैं गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे सफाई का करवाना, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ की सैलरी, पुलिस की सैलरी, मिलिट्री की सैलरी, ठीक है, इन सब के जो खर्चे होते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के, ठीक है, सोसाइटी में पीस मेंटेन करने के, क्लीनिंग वगैरह के, इन सब के, तो ये सब क्या होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स में से अपन इंपोर्ट्स माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट माइनस कर देते हैं। एक्सपोर्ट अपन ने जो माल अपन ने इंडिया के बाहर बेचा, और इंपोर्ट मतलब जो बाहर से अपन ने इंडिया में खरीदा। एक्सपोर्ट इसलिए माइनस किया जाता है क्योंकि एक्सपोर्ट करते हैं तो इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड बढ़ती है। आप जो माल इंडिया के बाहर बेचोगे उसकी डिमांड आप कहाँ पे करोगे, इंडिया के अंदर ही तो करोगे। तो जो आपने डिमांड इंडिया के अंदर करी है उसे क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं क्या, एक्सपोर्ट। क्या कहते हैं उसे, एक्सपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट मतलब इंडिया के अंदर डिमांड करी गई, इसलिए वो क्या होता है, इसलिए उसको खर्चा माना जाता है, एक्सपेंडिचर माना जाता है। और जो माल अपन ने बाहर से मंगवाया तो उसकी डिमांड इंडिया के बाहर करी गई थी और वो सामान इंडिया के अंदर आ रहा है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, इससे सेट ऑफ कर दिया जाता है। तो यानी कि क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो यानी कि तीन चीजें बता दी। पहला बताया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ अपन डिस्कस कर लेंगे अभी, जीडीसीएफ में आपको डिस्कस कराऊंगा अभी। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको अपन कहते हैं जीएफसीई, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और नेट एक्सपोर्ट्स को कहते हैं एक्स माइनस एम। एक्सपोर्ट मतलब होता है एक्स, इंपोर्ट मतलब होता है एम, तो एक्स माइनस एम कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं, एक्स माइनस एम। अब बात कर रहे हैं जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है, अब उसके मैं क्या करने वाला हूँ, उसके कुछ हिस्से करने वाला हूँ मैं, उसके अंदर उसकी डिटेल समझेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या लिखा मैंने, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपने जो खर्चा किया वो फिक्स्ड एसेट में किया। कहां किया, फिक्स्ड एसेट में किया। और दूसरा होता है आपका, ठीक है, चेंज इन स्टॉक। क्या होता है आपका, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है कि आपने जो खर्चा किया स्टॉक में किया, इन्वेंटरी में किया। आज एक बिजनेस है, बिजनेस दो जगह इन्वेस्ट करता है। कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, एक तो इन्वेस्ट करता है अपनी मशीन्स वगैरह में, और दूसरा इन्वेस्टमेंट रखता है अपने स्टॉक के अंदर। अब चेंज इन स्टॉक मतलब इतना स्टॉक मेरे पास बचा हुआ है, चेंज इन स्टॉक मतलब इतना स्टॉक मेरे पास बचा हुआ है, तो मेरा पैसा तो इन्वेस्टेड है ना स्टॉक के अंदर, यस और नो, पैसा तो इन्वेस्टेड है ना स्टॉक के अंदर। तो ये मेरा स्टॉक का इन्वेस्टमेंट है, ये मेरा वैसा प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट है। तो यानी कि इसमें दो चीजें होती है, ग्रॉस लिखा है आगे, नाम क्या लिखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन्वेस्टमेंट का खर्चा होता है, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। यू कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज इन स्टॉक। आप दो जगह खर्चा करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, या तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसमें, फिक्स्ड एसेट के अंदर या फिर स्टॉक के अंदर। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के भी दो हिस्से होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका, ठीक है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर बोला तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन। क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा भाई। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोला तो इधर डेप्रिसिएशन आ जाएगा ना, क्योंकि ग्रॉस से मैंने नेट को हटा दिया, डेप्रिसिएशन को हटा दिया, तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बन गया। ये बन गया एनडीएफसीएफ,
और ये क्या है प्लस डेप्रिसिएशन GDFCF का तोड़ के बनाया। अब नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में तीन चीजें होती है। कौन कौन खर्चा कर सकता है यहाँ पे, कौन कौन अपनी एसेट फॉर्म करेगा। एसेट फॉर्म करने वाले तीन लोग हैं यहाँ पे। एसेट फॉर्म करने वाले कितने लोग हैं, तीन लोग। एक तो होते हैं हाउस होल्ड, एक होते हैं हाउस होल्ड किसके लिए, रेसिडेंशियल हाउसेस के लिए, इसके लिए रेसिडेंशियल हाउसेस के लिए, वो घर बनाते हैं अपना, ठीक है। तो हाउस होल्ड खर्चा करते हैं घर बनाने में। दूसरे लोग कौन होते हैं, दूसरे लोग होते हैं अपने, ठीक है, हाउस होल्ड खर्चा करते हैं घर बनाने में, किस क्या बनाने में, घर बनाने में खर्चा करते हैं। तो उसको होते कैसे, हाउस होल्ड रेसिडेंशियल हाउसेस के ऊपर जो खर्चा करा जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है बिजनेस खर्चा करता है। बिजनेस खर्चा करता है किसके अंदर, बिजनेस खर्चा करता है अपने, बिजनेस मतलब फॉर्म्स, किसके लिए, अपनी फिक्स्ड एसेट बनाने के लिए, मतलब बिल्डिंग, मशीन, इनके अंदर खर्चा करता है। और तीसरा जो खर्चा करते हैं वो होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट खर्चा किसमें करती है, गवर्नमेंट भी तो अपने प्रोजेक्ट्स बनाती है, गवर्नमेंट भी तो अपनी एसेट क्रिएट करती है। सो कुल मिला के तीन लोग अपनी फिक्स्ड एसेट क्रिएट करते हैं। ये फिक्स्ड एसेट की बात हो रही है। तो कुल मिला के ये आपका टोटल क्या हो गया, टोटल मिलके दिस इज योर व्हाट एक्सपेंडिचर मेथड कंप्लीट हो गया। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या आता है, चार बातें। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तीसरा होता है अपना गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और लास्ट आता है अपना नेट एक्सपोर्ट्स। पहला क्या होता है, पहला होता है PFCE प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। दूसरा क्या होता है अपना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के कितने हिस्से कर सकते हैं अपन, दो हिस्से कर सकते हैं। क्या दो हिस्से कर सकते हैं, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरा होता है चेंज इन स्टॉक, ठीक है, इन्वेंटरी में खर्चा करूंगा या फिर फिक्स्ड एसेट में खर्चा करूंगा। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के दो हिस्से हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन अलग कर दिया, फिक्स्ड और ये नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें तीन लोग खर्चा करते हैं, तीन लोग अपनी एसेट बनाते हैं, घर वाले, ठीक है, बिजनेस वाले और सरकार। नेक्स्ट आता है क्या, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसके होता है, ठीक है, ऑन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लास्ट आता है नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इन सब को जोड़ोगे, इन सबको जैसे ही अपन क्या करेंगे, इन सबको अपन जैसे ही जोड़ेंगे, इन चारों को जैसे ही मैंने क्या करा, ज्वाइन करा, ये चार ज्वाइन करते ही ये क्या बनते हैं, अगेन ये बनाते हैं GDP at MP। क्या बनाते हैं, GDP at MP। और GDP at MP से अब मैंने आपको ऑलरेडी NNP at FC तक जाने का रास्ता सिखा दिया है। GDP at MP से NNP at FC तक जाने का रास्ता मैं ऑलरेडी आपको क्या कर चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, कोई नई बात नहीं है। तो ये दिस इज योर एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों मेथड में कंप्लीट करा चुका हूँ आपके। प्रैक्टिकल चालू करने वाला, बोलो बेटा हो गया। सर ये एक्सपोर्ट तो तब होगा ना जब बाहर डिमांड होगी, बाहर डिमांड होगी तो बाहर डिमांड होती है, तो बाहर की डिमांड होती है तो वो इंडिया में डिमांड करता है। इंडिया में डिमांड करता है तो एक्सपोर्ट को पूरा करने के लिए मुझे रॉ मटेरियल इंडिया से खरीदना जैसे पड़ता है। अगर बाहर किसी आइटम की डिमांड हो रही है तो अपन एक्सपोर्ट करेंगे, और इंडिया में किसी आइटम की डिमांड हो रही है तो इंपोर्ट करेंगे। हो गई। ऑलराइट, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स चालू कर रहे हैं। देखो भाई, नेशनल इनकम निकालना है अपने को। अब इससे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं आप करना। देखो आपको अलग अलग चीजें दे रखी है, काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपको ट्राई करवाने वाला हूं। तो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल सॉल्व करना चालू करते हैं। क्या दे रखा आपको देखना, बोलता है कैलकुलेट करो नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बोला है क्वेश्चन, बोलता है नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, indirect tax, net imports, consumption of fixed capital, net change in stock, net factor income to abroad, net domestic capital formation। अब आप इस पूरे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो तो आपको कहीं नहीं बताया कि किस मेथड से करना है, कहीं बताया इस क्वेश्चन के अंदर किस मेथड से सॉल्व करना है, नहीं बताया। बस बोल दिया कि नेशनल इनकम निकालो। क्या निकालो, नेशनल इनकम फाइंड आउट करो। बस इतना सा बोल दिया कि आपको नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है, और आपको कहीं पे भी नहीं बताया गया कि नेशनल इनकम जो आपको फाइंड आउट करनी है वो आपको किस, ठीक है, मेथड से करनी है। बट हम लोग को लॉजिक्स तो पता है, हम लोग को अगर तरीका पता है तो एक मिनट लगेगा हमें फाइंड आउट करने के अंदर। तो हमने क्या किया, कैसे फाइंड आउट करा, नेट करंट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो पता लग गया, ठीक है। कौन से मेथड से करना है, एक्सपेंडिचर मेथड से करना है। कौन से मेथड से करना है, एक्सपेंडिचर मेथड से। तो कभी भी अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है जहां पे आपको एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करना है, तो एग्जाम में कैसे करके आओगे वो तरीका सिखा रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो पहले सिखा रहा हूँ एग्जाम वाला तरीका। कौन सा वाला तरीका, एग्जाम वाला तरीका। तो एग्जाम के अंदर जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो बेटा देखना, एग्जाम के अंदर जब भी अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ होना चाहिए। बिना फॉर्मेट के नहीं करेंगे आप लोग। प्रॉपर एक स्टैंडर्डाइज्ड वे होना चाहिए सॉल्व करने का। किस मेथड से करना है, एक्सपेंडिचर मेथड से। तो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम
ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। कौन सा मेथड है? एक्सपेंडिचर मेथड है। कौन सा मेथड है? एक्सपेंडिचर मेथड है। अब एक्सपेंडिचर मेथड के कितने हिस्से होते हैं बोलो बेटा? एक्सपेंडिचर मेथड में 4 बातें होती है। पहला होता है आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो पहला लिख दिया आपने PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो मैंने मेंशन कर दिया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरी हेडिंग क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिख दिया। तीसरा लिख दिया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और चौथा लिखेंगे अपन नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, एक सीक्वेंस बना के करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, गलतियां भी कम होगी, ठीक है, और अच्छा इंप्रेशन आएगा और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे आप, प्रेजेंटेबल क्वेश्चन हो पाएगा। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली दे रखा है मेरे को कितना? 600। डायरेक्टली मेरे को प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600 दे रखा है, तो मैंने इसको आउटर एरिया में स्पेस में ठीक है दिखा दिया, आउटर वाले कॉलम के अंदर दिखा दिया। डायरेक्टली आउटर वाले कॉलम में दिखा दो। दूसरा क्या दे रखा है आपको? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, टिक लगा दो। नेक्स्ट है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कितना दे रखा है? 100 का, तो इसको भी टिक लगा दो और सीधे चलो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर। और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कितना दे रखा है? 100, यहाँ पे लिख देंगे 100। कितना लिख देंगे? 100 लिख देंगे। हो गया ये भी खत्म। सेकंड पार्ट भी अपन ने क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। वी आर डन विद दिस आल्सो। अपन लोगों ने ये पार्ट भी क्या कर दिया है? कंप्लीट कर दिया है। 2 पार्ट अपने हो चुके हैं कंप्लीट। अब क्या बोलता है ये? अब बोलता है ये क्या दे रखा है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो अब आ जाते हैं इसके ऊपर। यह क्या दे रखा है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, आपको तो पता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे आता है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और नेट डोमेस्टिक में क्या कर दो? जोड़ दो डेप्रिसिएशन को, तो बन जाएगा ग्रॉस। तो यानी कि यहाँ पे आएगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है? 110 है ना? तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 110 है, मैंने अंदर लिख दिया 110। अब ढूंढो डेप्रिसिएशन है क्या पे? डेप्रिसिएशन ढूंढा तो लिखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज योर डेप्रिसिएशन। ये क्या होता है? आपका डेप्रिसिएशन होता है। जोड़ देंगे इसके अंदर डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है बेटे? 35 का डेप्रिसिएशन दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है 35 का, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 145। तो ये भी कंप्लीट हो गया, समझ गए? ये भी आपने क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। अब क्या दे रखा है इसके अंदर? नेट इंपोर्ट्स दे रखा है। क्या दे रखा है? नेट इंपोर्ट्स। और नेट इंपोर्ट्स कितना दे रखा है? 20। तो नेट इंपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। अपने को निकालना है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अगर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बोलोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी वैल्यू? नेगेटिव। तो नेट एक्सपोर्ट्स कितना दे रखा है? माइनस का 20। तो ये चारों चीजें अपने पास थी, चारों चीजें अपने जोड़ दी, कुछ बचा नहीं है। तो जैसे आपने चारों चीजें क्या करोगे? जैसे ही चारों चीजें जोड़ दोगे, जैसे ही चारों चीजें जोड़ दोगे आपके पास क्या आ जाएगा? जैसे ही चारों चीजें जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये इसको क्या कहते हैं अपन? इसको कहेंगे अपन, ठीक है, GDP at MP। क्या आ गया अपने पास? GDP at MP। मैंने आपको बताया था चारों चीजों को जोड़ के क्या आता है? GDP at MP आता है। तो यू गॉट दिस GDP at MP। GDP at MP का टोटल लगा दो, कितना? 600, 700, 800, 825 हो गया है। कितना हो गया? 825। अब आपको कहाँ जाना है? NNP at FC तक जाना है। तो NNP at FC तक जाने के लिए कितने चेंजेस करने हैं आपको? बताया था मैंने आपको 3 चेंजेस करने हैं। कितने चेंजेस करने हैं? 3, क्योंकि दिस इज GDP और MP, तीनों को बदलना पड़ेगा। तीनों को ही बदलना पड़ेगा अपने को। तो तीनों को ही बदलने के लिए क्या करेंगे? अब तीनों को चेंजेस करेंगे अपन। GDP at MP के अंदर तीनों को चेंजेस लेके आने हैं। तो तीनों को चेंजेस लाने के लिए क्या क्या करना है? तो देखो दिस इज GDP at MP, माइनस करेंगे इसमें से क्या? डेप्रिसिएशन। तो क्या आ जाएगा अपना? NDP at MP। यस और नो? DP मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्लस कर दो NFI है। NFI जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? NNP at MP आ जाएगा। और MP मतलब होता है मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस तक
ठीक है, क्या करेंगे मार्केट प्राइस से NIT माइनस कर देंगे, NIT माइनस करेंगे तो आ जाएगा अपने पास NNP एट FC, दिस इज NNP एट FC, ठीक है। और NNP एट FC क्या होता है? नेशनल इनकम। NNP एट FC क्या होता है? नेशनल इनकम होता है, समझ गए क्या? तो NNP एट FC क्या बन जाएगा आपका? दिस विल बी योर नेशनल इनकम या आपका नेशनल इनकम मिल जाएगा। तो आप देखेंगे क्या दे रखा है इसके अंदर, नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड दे रखा है। तो नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड यानी कि इसका मतलब क्या है? नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, मतलब ये क्या दे रखा है? आपने अब्रॉड में कितना ट्रांसफर किया, तो अब्रॉड में कितना ट्रांसफर किया आपने? -15, मतलब NFIA बोलेंगे, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं पॉजिटिव हो जाएगा, टू अब्रॉड नेगेटिव है, तो NFIA क्या आ गया? +15। तो NFIA वाली जगह भी जोड़ दो, +15 NFIA वाली जगह भी जोड़ देंगे। हाँ दे रखा है ना इसमें, तो ये दे देगा, हो गया खत्म। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है? इनडायरेक्ट टैक्सेस है 120 और सब्सिडीज है 20। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज दे रखा है 120 - 20 इज NIT। NIT का मतलब क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो कितना दे रखा है? 120 - 20, आंसर क्या आएगा? 100। 120 - 20 आंसर कितना देगा? 100। तो NIT कितना दे रखा है? NIT दे रखा है आपको 100। और उसके अलावा क्या दे रखा है आपका? उसके अलावा अपने को दे रखा है यार नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी दे रखा है, रुक जाओ एक सेकंड। ये आएगा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू अब्रॉड कितना है? 5। तो NFI आएगा, नेट करंट ट्रांसफर नहीं आएगा, तो ये हटा देना। और ये कितना दे रखा है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू अब्रॉड मतलब अब्रॉड में भेजा, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो NFTA दे रखा है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये यही आएगा NFI के अंदर। और लास्ट में क्या दे रखा है आपका? डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यहां से माइनस कर दो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना? 35। तो 825 में से 35 है तो कितना आएगा? कितना आएगा? 790। 790 में से 5 है तो 785। 785 में से 100 है तो 685, और 685 is what? 685 is your NNP at FC. NNP at FC फाइनल आंसर आ गया 685। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक NNP at FC निकालना है अपने को। अब NNP at FC के लिए क्या क्या दे रखा है अपने को? ये सारी चीजें दे रखी है, बोलते हैं NNP at FC निकालो। अब NNP at FC कैसे निकालेंगे? देखो सिंपल सी कहानी है, इसके अंदर क्या क्या दे रखा है? वेजेस एंड सैलरीज, नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, रेंट, ट्रांसफर पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट, इंटरेस्ट। तो यानी कि जो चीजें यहाँ पे दे रखी है वो किससे रिलेटेड है? इनकम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा? इनकम मेथड लगेगा। क्वेश्चन आपको पता तो नहीं है, बट अपने आप पता लग जाता है कि कौन सा मेथड लगेगा। यहाँ पे इनकम मेथड लगेगा। तो इनकम मेथड के अंदर क्या करते हैं अपन, पता है आपको? इनकम मेथड के अंदर सिंपल सी चीज है, इनकम मेथड के अंदर क्या क्या चीज आती है भाई? इनकम मेथड के अंदर कितनी बातें आती है? इनकम मेथड के अंदर आपके पास कितनी बातें आती है? 4 या 3। पहली कौन सी? पहली कौन सी आती है? कौन सी भाई? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरी कौन सी आती है? सेकंड आती है ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरी कौन सी आती है? मिक्स्ड इनकम। और इसका आंसर क्या आता है? NDP at FC, सीधे NDP at FC आता है। सो करेंगे इसे, देखो क्या क्या दे रखा है? वेजेस एंड सैलरीज दे रखे, सीधे वेजेस एंड सैलरीज दे रखे। तो वेजेस एंड सैलरीज कितनी दे रखे देखना जरा, ठीक है? 600 इज वेजेस एंड सैलरीज, टिक लगा देते हैं। तो वेजेस एंड सैलरीज आ जाएगा इसके अंदर, वेजेस एंड सैलरीज आ जाएगा। तो वेजेस एंड सैलरीज कितना है? 600 अंदर लिख दिया मैंने, 600 अंदर लिख दिया मैंने, ठीक है बेटा। या तो फोन ही चला लो ना, फोन चलाने आता है क्या पे? उधर दो। और दूसरा क्या दे रखा है आपको? दूसरा दे रखा है, ये तो हो गया वेजेस एंड सैलरीज। दूसरा क्या होता है इसके अंदर? सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का आ गया सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे आ जाएगा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। कितना दे रखा है? 100। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर आ गया 100।
तो ये भी टिक लगा दो, टिक लगा देंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये हो गया 700। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस में नजर डालेंगे, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए आपको यहाँ दे रखा है प्रॉफिट्स 1, इंटरेस्ट ये और रेंट ये, तीनों चीजें आ गई। तीनों चीजें में क्या क्या आ गया, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, ठीक है। रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स आ गए। रेंट कितना है, रेंट है अपना 200, इंटरेस्ट है अपना 300 और प्रॉफिट्स अपने 300। तो रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स तीनों चीजें आ जाएंगी। तो कितना दे रखा है, रेंट कितना है 200, इंटरेस्ट है 300 और प्रॉफिट्स है 300, तीनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है 800 आ जाएगा। और लास्ट अपने को दे रखा है मिक्स इनकम दे रखा है, क्या चेक करना, Yes, मिक्स sir. इनकम कहाँ दे रखा है, कहाँ पे, मिक्स इनकम नहीं, सिंस मिक्स इनकम नहीं है तो मिक्स इनकम हो गया 0 डैश, जोड़ तो कितना आ जाएगा 1500। अब एनडीपी एट एफसी दे रखा है, एनएनपी एट एफसी तक जाना है तो डीपी प्लस एनएफआईएन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी बन जाएगा डायरेक्टली। तो देखना है कितना दे रखा है अपने को, एनएफआई दे रखा है 30, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अब्रॉड दे रखा है टू अब्रॉड, टू अब्रॉड मतलब अब्रॉड ने कमाए, हमने हमें घाटा हो गया, अब्रॉड ने कमाए। तो एनएफआई क्या आ जाएगा -50, एनएफआई क्या आ जाएगा -50, तो कितना आ जाएगा 1450, क्या ऊपर वो भी दे रखा है, नहीं वो नहीं आएगा, हाँ देखो तो अरे मैं करवा आएगा नहीं ना, कहाँ दे रखा है, क्या नेट करंट ट्रांसफर टू है, करंट ट्रांसफर नहीं है, करंट ट्रांसफर, अरे बाबा फैक्टर इनकम ही है, करंट ट्रांसफर्स नहीं आते, फैक्टर इनकम आती है, करंट ट्रांसफर्स नहीं आते, फैक्टर इनकम आती है। डन, 1450 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो थोड़ा बेटर क्वेश्चन लग रहा है, ये वाला करते हैं। सर इसमें पता नहीं चल लगता था कि क्वेश्चन ये है तो उसमें एनडीपीएफसी क्या बेटा, ऊपर ही ऊपर दे रखा है एनएनपी एमपी निकालना है इसका, तो इसका अलग है, एनएनपी एमपी निकालने के लिए बोल रहे हैं। अब जरा इसको चेक करो कि क्या क्या अपने क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या दे रखा है और कैसे कैसे सॉल्व करें। तो क्लोजिंग स्टॉक पता नहीं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल पता नहीं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो पता लग गया कौन सा मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है। यही क्वेश्चन है और इनकम मेथड से सॉल्व करना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, अगर इसमें इंफॉर्मेशन होगी तो ही होगा वो। तो क्वेश्चन में दे रखा होगा कि इसको एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड से सॉल्व करो, तो 2-4 क्वेश्चन के बाद मैं आपको वही करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको दे रखा है इसके अंदर क्या, आपको दे रखा है इसके अंदर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कितना दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो आपको दे रखा है 600, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 100, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, देख रहे हो क्या दे रखा है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब नेट भी है और फिक्स्ड भी है। तो चेंजेस इन स्टॉक आएंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक भी है और ओपनिंग स्टॉक भी है, तो चेंजेस इन स्टॉक भी आ जाएगा और नेट है, तो फिर डेप्रिसिएशन है क्या, डेप्रिसिएशन दे रखा है क्या, डेप्रिसिएशन के बारे में दे रखा है, ये रहा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, वो भी दे रखा है। तो क्या हुआ, करवा रहा हूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। तो आपको क्या क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करना है। अब एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले क्या आता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट इज दे रखा है, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट इज दे रखा है, तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालेंगे, तो उसके लिए क्या क्या दे रखा है, उसके लिए आएगा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक और प्लस डेप्रिसिएशन, तीनों चीजें आएगी, समझ गए, तीनों चीजें दे रखी है। और फिर क्या आएगा चौथा, नेट एक्सपोर्ट्स। अब इन चारों को लिखेंगे अपन, अलग अलग टोटल करेंगे इसका, कैसे कैसे करेंगे देखना। तो सुनो भाई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखे हैं,
600, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे लिख दिया 600, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे लिख दिया 100, ये हो गया और ये हो गया, इस पे लिख दिया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे लिख दिया 100, मेंशन कर दिया क्या आपने ये। चलिए जो तो पीछे वाला करना है सॉल्व कर दो। क्या पीछे वाली स्लाइड का क्वेश्चन है। ये लो। हाँ जी, तो इसमें क्या दे रखा था अपन देख रहे थे इसे, ठीक है, ये दोनों हो गया। उसके बाद ये रखा है अपने को यहाँ पे नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना दे रखा है आपको, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 80 दे रखा है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मेंशन कर देंगे यहाँ पे क्या 80 मेंशन कर देंगे, कितना मेंशन कर देंगे 80 मेंशन कर देंगे, कर दिया आपने। हाँ जी, ये तो कर दिया अपन ने। अब आपको नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें, नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर। आपको दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है और ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। तो क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है और ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा देखना जरा, 10। अब यहाँ पे आएगा चेंज इन स्टॉक पता क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग दे रखा है अपने को 10 और ओपनिंग दे रखा है अपने को 20। तो 10 माइनस 20 कितना होता है, ये होता है माइनस का 10। और डेप्रिसिएशन देखना कितना दे रखा आपको, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है आपको 40। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आ जाएगा 40। जोड़ना जरा इसे, 80 + 40 120 - 10 110। नेट एक्सपोर्ट से रखा है क्या आपको, एक्सपोर्ट से रखा है, इंपोर्ट से रखा है। तो एक्सपोर्ट से अपने पास 50 और इंपोर्ट से अपने पास 60। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 - 60 माइनस का 10। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा अपने पास जीडीपी एट एमपी। क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी 600 700 800 800 आएगा ना एग्जैक्ट, -10 हो गया ना, समझे। फिर अपने को क्या दे रखा है, बोलता है निकालना क्या है, एनएनपी एट एमपी निकालना है। तो अपने पास क्या आ चुका है, जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एमपी जाना है। तो एनएनपी एट एमपी पे जाने के लिए लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एनडीपी एट एमपी। और इसमें डीपी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस का प्लस में एनएफआई है, एनएफआई जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एनएनपी एट एमपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एनएनपी एट एमपी आ जाएगा। तो जीडीपी एट एमपी में क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन कितना है, अभी बताया था 40 हटाओ तो कितना आ जाएगा 760। और एनएफआई जोड़ देंगे। एनएफआई कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है क्या, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फिर से टू अब्रॉड दे रखा है। तो -30 मतलब फॉरेन में ज्यादा कमाई दे दी आपने। तो नेगेटिव का 30 कितना हो जाएगा, 730। आंसर आ जाएगा एनएनपी एट सबका। सर ये बात बताओगे कि अपन इसके अपने डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं कि तो डायरेक्टली आ जाता अपना डायरेक्टली आ जाता, बट वो एक्सपेंडिचर मेथड से फिर जीडीपी एट एमपी नहीं आ पाता, वो सीधे एनडीपी एट एमपी आ जाता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि एक ही मेरा था। हाँ वो कर सकते हैं, बट एक सिस्टम को फॉलो करोगे तो गलती नहीं होगी। और ये करंट वाला समझ में आ रहा है वो जो वो कुछ नहीं, इग्नोर करने के लिए वो, ऐसे ही हाँ ऐसे ही। डन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। चलो ये बताओ, हाउ शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। यू गिव योर आंसर, ठीक है। हाँ बताओ, अब इनमें क्या करेंगे अपन। अपने को दे रखा है टेकिंग केयर ऑफ एज पेरेंट्स, क्या वो नेशनल इनकम में आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उसे एस्टिमेट नहीं कर सकते। पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स कौन से मेथड में होता है, एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आता है, सबको पता है चीज, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग पुलिस सर्विस बाय द गवर्नमेंट, हाँ कहाँ आता है, नेशनल इनकम में कैलकुलेट थोड़ी होता है। सेकंड वाला तो इनकम मेथड में आएगा। पेमेंट, हाँ तुम क्या बोले सुन,
अच्छा ये तो इनकम मेथड में आएगा। एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग पुलिस सर्विस बाय द गवर्नमेंट। हाँ बोलो कौन से में? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है समझ आ गया? अरे करवाला कैसे किसमें आएगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में अच्छा गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस में याद आ गया? अब देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं 11th वाला। अब 11th वाला करते हैं डायरेक्टली मतलब वहां पे मेजरली सॉल्व नहीं करना, ये भी डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? एनडीपी एंड एमपी निकालना है। क्या निकालना है? एनडीपी एंड एमपी। कौन से मेथड से? अब मेथड देख लो साफ साफ दिख जाएगा। ठीक है क्या क्या बोल रहा है? वेजेस एंड सैलरीज। अब वेजेस एंड सैलरीज मतलब समझ गए क्या? इनकम मेथड। तो इनकम मेथड निकालने के लिए वेजेस एंड सैलरीज आएगी। तो वेजेस एंड सैलरीज कितनी आएगी? 400 आ जाएगी। ठीक है वेजेस एंड सैलरीज आ जाएगा। ओके डन, एक हो गया कंप्लीट। फिर आपका सेकंड क्या आता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो इंटरेस्ट है, रेंट है और प्रॉफिट है। तो इंटरेस्ट है, रेंट है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है? 200 आ जाएगा। और रेंट कितना है? 100 आ जाएगा। और इंटरेस्ट कितना है? 30 ही ना, ये 150 है। 150 है तो 150 आ जाएगा। समझ गए क्या? सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर आएगा 50। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर आएगा। और लास्ट क्या दे रखा है इसके अंदर देखना, वो दे रखा है कुछ मिक्स्ड इनकम नहीं दे रखा, तो खत्म हो गया। तो क्या आ जाएगा इससे टोटल? 900 400 500 600 700 800 900 आ गया। दिस इज 900 इज एनडीपी एट एफसी। अब बोलता है एनडीपी एट एमपी निकालो, तो प्लस एनआईटी जोड़ दो। तो एनआईटी के लिए क्या आएगा? एनआईटी के लिए क्या आएगा देखना जरा। एनआईटी जोड़ेंगे तो एनआईटी के अंदर क्या आएगा? एनआईटी सीधे सीधे के अंदर रहेगा 70 है तो प्लस जोड़ दो 970 आंसर हो जाएगा। खत्म? आगे समझ में? आगे बढ़े? तो ऐसा जो होता है ना वो अंदर का दिया हुआ होता है, फिर भी ऊपर वाला दे देते हैं। हाँ बट इसमें ऐसा था नहीं। इसमें एडवांटेज है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि हाँ 3 मार्क्स के हैं। एक्चुअली 6 नंबर में 2 तरीके से निकालने के लिए बोलेगा। तो वैसे टेक्निकली देखा जाए तो 3 मार्क्स का ही है। चलो बताओ हाउ शुड बी द फॉलोइंग बी ट्रीटेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। ये आ सकते हैं, इनके साथ रीजन भी आ सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इसका। तो 6 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं ना उसमें चॉइस आती है, उसमें चॉइस में एक भी आ सकते हैं, वो भी आ सकता है। तो ये बोलता है हाउ शुड बी फॉलोइंग बी ट्रीटेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, यू मस्ट गिव योर रीजन विद सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है करते हैं बोनस टू एम्प्लॉइज। बताओ will it become part of national income? आंसर आएगा yes, this will become part of national income। कहाँ जाएगा national income के? हाँ इनकम मेथड के अंदर जाएगा। ठीक है वेजेस एंड सैलरीज एंड बोनस पेड, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में जाएगा। ठीक है काइंडली बोनस दे रहा हूँ मैं। ठीक है एडिशन टू स्टॉक ड्यूरिंग ईयर सोशल सिक्योरिटी वाला नहीं जाएगा। नहीं बोनस दिया है, बोनस होता है सैलरी के ऊपर एक्स्ट्रा पेमेंट देना। ठीक है उन्होंने सेल्स ज़्यादा अच्छी करके दिखा दी तो मैंने उसको सैलरीज पे बोनस दे दिया। एडिशन ऑफ स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर बिल्कुल जाएगा। किसके अंदर जाएगा? एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर। आपको बताया था ना। देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। परचेज ऑफ टैक्सी बाय टैक्सी, ये इसमें क्या होगा? प्लस होगा माइनस होगा? प्लस होगा ये। ठीक है परचेज ऑफ टैक्सी बाय टैक्सी ड्राइवर एक्सपेंडिचर मेथड में कौन सा? प्राइवेट फाइनेंस। अरे टैक्सी ड्राइवर ने खरीदे भाई, टैक्सी ड्राइवर अपने इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदता है, उसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। बेचने के लिए नहीं खरीदे, इन्वेस्टमेंट है उसका। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। समझ गए? ये प्राइवेट नहीं है। नहीं अरे भाई टैक्सी ड्राइवर ने खरीदा है, खुद के टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी खरीदी है, तो टैक्सी ड्राइवर टैक्सी पर क्या करेगा? घर में थोड़ी रखेगा, चलाएगा, उसे कमाएगा, तो इन्वेस्टमेंट हो गया ना उसके लिए। तो कुछ बढ़िया करवाना चाहता हूँ मैं क्वेश्चन एक्चुअली। वैल्यू एडेड वाला करवाओ। कैसे करते हो? वही देख रहा हूँ मैं। नहीं आता। क्या? ऐसे नहीं करते। अरे करवाए तो थे अभी 4 क्वेश्चन वही तो करवाए। अरे डायरेक्ट सिर्फ नेशनल इनकम। अरे बाबा एनडीपी एफसी वही होता है।
चलो एक एक करते हैं। Give reasons, explain how should be the following be treated while calculating the national income. Expenditure by a firm on payment of fees to a chartered accountant. एक फर्म ने मुझे पैसे दिए हैं, ठीक है, क्योंकि मैं उनकी ऑडिट करके आया था, तो बताओ। नहीं, मैं उनके एम्प्लॉय की बेसिस पर प्रोफेशनल इनकम, ये मेरी इनकम है, फिक्स्ड इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। और अगर एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म, अगर फर्म का एक्सपेंडिचर मानते हैं तो ये फर्म का एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा। अब ये फर्म का एक्सपेंडिचर हो रहा है, फर्म का एक्सपेंडिचर हो रहा है कौन सा, ये फर्म है वो दूसरों से कमा लेगी, दूसरों से कमा लेगी तो क्या हो जाएगा, फर्म, दिस इज अ फर्म्स एक्सपेंडिचर, और ये क्या बन जाएगा उनके लिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स बाय फर्म, बोलो। टैक्स वाला थर्ड नंबर। परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय फर्म फॉर योर यूज। फर्म लिखा है भाई, वो हाउस होल्ड का होता है, तो फर्म फॉर ओन यूज। एक कैफे ने फ्रिज खरीदा है, इन्वेस्टमेंट है भैया। अरे सेकंड वाला है पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम मेथड याद आ गया। कौन सा टैक्स एक्सपेंडिचर में आ रहा है बेटे, थर्ड वाला, मतलब इनकम का थर्ड वाला बोल रहे हैं। इनकम मेथड के अंदर सेकंड जो है दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस के। पहला होता है क्या, अरे तो वो इनकम का पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इनकम का पार्ट है, यूडीपी सीपीटी और ये इनकम का पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ इनकम, ठीक है। कैलकुलेट द नेशनल इनकम, अब इसमें नेशनल इनकम निकालना है अपने को, करें से वेजेस एंड सैलरीज आ जाएगा, वेजेस एंड सैलरीज दे रखा है। दूसरा क्या आएगा, अब देखो भाई इसके अंदर क्या क्या चीज आएगी, देखना आपको दे रखा है सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज, डन। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर आ जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे सबसे पहले, तो ये दोनों किसका पार्ट बनेंगे, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज का पार्ट बनेंगे, समझ गए क्या। दूसरा क्या आएगा आपका, सेकंड आएगा आपका, ये हो गया कंप्लीट अपना, ठीक है। सेकंड आएगा अपना, देखो पहला तो आपने कंप्लीट कर दिया, सेकंड आएगा अपना, अब ऑपरेटिंग सरप्लस है, ऑपरेटिंग सरप्लस इंडिविजुअली तो दे नहीं रखा, ऑपरेटिंग सरप्लस में देखो क्या क्या दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस में दे रखा रेंट, रेंट आ जाएगा, रॉयल्टी का देखना नहीं है, इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर तीसरा क्या आएगा, देखो रेंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, फिर ये रहा कॉर्पोरेशन टैक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये तीनों को जोड़ दो, मिक्स्ड इनकम दे रखा है, ये मिक्स्ड इनकम नहीं दे रखा, बस इन सारी चीजों को जोड़ दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, एनडीपीए। क्या निकालना, नेशनल इनकम, ठीक है। अब क्या करेंगे, एनएफआई है, एनएफआई देखना नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, 2 अब्रॉड है और फिर 10 है तो -10 हो जाएगा। आ गया आंसर, समझ आ गया, नहीं आएगा। नेशनल डेट इंटरेस्ट आपके कोर्स में नहीं है, ये करंट ट्रांसफर ये आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। एक्चुअली अब सब आपके कोर्स से हट चुका है, पहले होती थी ये चीजें, बट अब क्या है आपकी कोर्स से हट चुकी है। प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये पुराने टाइम पे होती थी, आगे कोर्स से हट चुकी है। हाँ आंसर पता नहीं है, नो आइडिया, कर लिया ना आपने, जो चीजें बताई बस वही होगा। आगे देखते हैं कौन सा, हाँ वही देख रहा हूँ मैं, वही तो कह रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम सर्चिंग फॉर। चलो ये देखो भाई, आपको निकालना है नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट, तो नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट कितना आएगा देखना, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद लाइफ स्पैन ऑफ 10 इयर्स, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स फॉर लाइफ स्पैन ऑफ 10 इयर्स, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, सेल्स, अनसोल्ड आउटपुट और टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन। आप मेरी बात सुनो, इसका मतलब क्या है, ये है सेल्स और ये है अनसोल्ड गुड्स, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक मतलब सेल्स कितनी है
20 और चेंज इन स्टॉक कितना है 2 हो गया 22। वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया 22 लेस करता है इंटरमीडिएट कॉस्ट तो होती है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स मतलब क्या होता है इंटरमीडिएट कॉस्ट 5 तो 22 माइनस 5 17 इज GVA at MP मगर निकालना क्या है GVA at FC NVA at FC तो लेस कर दो इसमें से डेप्रिसिएशन क्या डेप्रिसिएशन ये बोल रहा है ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड जिसकी लाइफ है 10 साल 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है 10 साल की लाइफ है डेप्रिसिएशन कितना हो गया 8 साल का 1 लाख रुपए लेस 1 तो 16 टैक्सेस लगा दो टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन प्रोडक्शन मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है प्रोडक्शन पे लग रहा है तो किस पे आ जाएगा लेस कर दो इसमें से ठीक है एमपी से टैक्स हटा दोगे मार्केट प्राइस से टैक्स हटा दोगे तो क्या आ जाएगा 1 रुपए का टैक्स है ना डेप्रिसिएशन तो 10 है 10 नहीं है 10 तो एसेट की वर्थ है 10 साल की लाइफ है उसकी तो हर साल 1-1 लाख का डेप्रिसिएशन ऐसे मेथड होता है ना डेप्रिसिएशन को भूल कोर्स थोड़ी हटा ऐसे मेथड क्या बातें कर रहे हो पिछले साल था वो 11th के अंदर था आपके ऐसे मेथड किसने का कोर्स हट गया हाँ वो वाला ठीक है आ गया डन ठीक है ये एक मार्क्स का बिल्कुल चलिए कितने मार्क्स का अरे वैल्यू एडेड की क्या समझ ये वाला 1 नंबर में भी आ सकता है ठीक है छोटे क्वेश्चन में पूछा जाएगा चलो ये देखो GVA at MP GVA at MP निकालना है ठीक है और इसमें क्या दे रखा है डी का मतलब डी होता है क्या हाँ डोमेस्टिक हाँ GDP बन जाते हैं जैसे GDP at MP अब इसमें देखो सेल्स तो सेल्स में दे रखा है डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स और प्लस चेंज इन स्टॉक तीनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा BW वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट दैट इज 120 माइनस कर दो ठीक है आ जाएगा GVA at MP खत्म कौन सा मैथमेटिक्स चल रहा है ये समझ में आ रहा है ये वैल्यू एडेड मेथड बेटा फर्स्ट और मेथड ये ठीक है पहला क्या दे रखा है आपको डोमेस्टिक सेल्स मतलब जो सेल्स आपने विद इन इंडिया करी है एक्सपोर्ट मतलब जो आपने सेल्स इंडिया के बाहर करी है तो सेल्स कितना हो गया टोटल मिला के 210 और चेंज इन स्टॉक कितना है चेंज इन स्टॉक है -10 तो -10 तो सेल्स कितनी हो गई टोटल सेल्स कितनी हो गई 200 और सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब क्या होता है जो एक ही बार यूज कर सकते हैं मतलब ठीक है कौन से रॉ मटेरियल्स तो रॉ मटेरियल्स हटा दो इसमें से 120 हटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा 80 आंसर आ गया बोलो क्या हुआ नहीं आएगा फिर भी आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन फॉर्मूला होता है याद है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक तो सेल्स का मतलब क्या होता है जो माल बेचा कहाँ पे माल बेचते हो और इंडिया के बाहर नहीं बेच सकते तो बेच सकते हैं तो सेल्स मतलब क्या हो गया डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स आगे समझ में और उसमें से क्या माइनस और चेंज इन स्टॉक जोड़ते हैं इसमें बट ये तो नेगेटिव है तो माइनस कर दिया कितना आ गया और क्या माइनस करेंगे इसमें से इंटरमीडिएट कॉस्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स माइनस कर देंगे आंसर आ जाएगा 80 समझ गए आगे देखते हैं इसमें तो ऐसा क्वेश्चन देख रहा हूं मैं जिसमें दोनों हो अब एक काम करता हूँ मैं आपको एक PDF भेज देता हूँ ठीक है काफ़ी सारे क्वेश्चन अपन ने आई गेस प्रैक्टिस कर लिए हैं तो आई सेंड यू दिस PDF और मेरे हिसाब से आपको ढंग से आ गया ठीक है तो PDF सेंड कर देता हूँ मैं आपको ठीक है देन विल बी कंप्लीटेड विद दिस चैप्टर ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा ठीक है ओके थैंक यू